हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप है योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज ना बहुत हम शेयर की बहुत बातें करते हैं जी। इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, शेयर होना चाहिए। पर शेयर के बारे में आपको पता है, शेयर जो होती है वो एक तरह का नहीं होती है। अपने को पता है कि जैसे दो तीन तरह का होता है। हम बेसिक दो चीज़ों को, जो दो तरह कंपनी, दो तरह के शेयर जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिफरेंस के लिए बात करेंगे। ओके। तो आज का जो डिफरेंस रहेगा वो किस चीज में रहेगा? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों कैसे काम करते हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस, मतलब नॉर्मल और प्रीमियम के बारे में बात करनी है अपन को। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में जो सीख रहे हैं, उनको शेयर के बारे में बस शेयर पता है, जैसे तैसे करके उन्होंने शेयर समझा कि शेयर होता क्या है। अब शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई इक्विटी शेयर पे ही करे। पता तो होना चाहिए ना प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, क्या राइट्स होते हैं उनके। तो उसके बारे में बात करना है अपने को। जी जी, हाँ सर बताइए। तो सबसे पहले तो आप बताइए सर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस अगर हम बात करें तो मेजर क्या डिफरेंस होता है और उनमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर देखिए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का जो मेन बेसिक डिफरेंट है वो बेसिक ये है कि प्रेफरेंस, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ना, प्रेफरेंस, हाँ, प्रेफर करना। तो होता क्या है कि अब सपोज आप इक्विटी है, मैं प्रेफरेंस हूँ, ठीक है। तो कंपनी में जब जब या फिर प्रॉफिट होगा हाँ, तो मुझे पूछा जाएगा, हाँ, नुकसान पे जाएगी हाँ, तो पहले मुझे पूछा जाएगा। हाँ, ये सारी चीजों में रोजमर्रा के काम पे मुझे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। बिल्कुल। तो प्रेफरेंस शेयर का सर यही है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स है, उनको पैसा मिलना ही है। मतलब ऐसा ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर वाला है वो किसी कंपनी का एक तरह से ओनर है, वो ओनर होता ही है, ओनर है वो। और प्रेफरेंस शेयर वाला वो पैसे बस लगाता है और वो फिक्स है कि मैं पैसे लगा रहा हूं पर मुझे रिटर्न फिक्स चाहिए। आपका कंपनी डूबे हटे जैसा भी हो, मतलब सर अभी शार्क टैंक जो सीजन चल रहा है उस पर आप देखेंगे बहुत सी बार लोग इन्वेस्टर्स जो हमारे बैठे हुए हैं, नमन है, पीयूष है ना, नमिता है, तो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया ना, तो आप देखेंगे बहुत सारी डील ऐसी होती हैं कि मैं आपको 50 लाख रुपीज दे रही हूँ पर मैं 10% लूंगी। हाँ, फिक्स 10% लूंगी। तो वो 10% जो है ना सर, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे आपका 10% चाहिए। तो ये प्रेफरेंस हो गया, ये प्रेफरेंस है कि आपको तो वो पैसा देनी है। मैं डेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ओके। डेप्ट अलग चीज हो गई, हाँ, कि मैं आपको लोन इतने रेट पे दे रहा हूँ, वो डेप्ट की बात नहीं है। वो प्रेफरेंस शेयर की है कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ पर मैं आपकी कंपनी सपोज एक ऐसी स्थिति में है कि भाई इतना प्रमोट, मुझे लगता है आपका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, मैंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया तो मुझे मैं प्रेफरेंशियल राइट रखूंगा। इनकेस अगर आप बर्बाद हो गई कंपनी, इनकेस कंपनी का दिवाला निकल गया, तो जब पेमेंट जाएगा तो मुझे पहला पेमेंट मिलेगा। बिल्कुल, मैं प्रेफरेंस होल्डर हूं। ये अंतर है सर। और डेप्ट अलग ही हो गया सर। डेप्ट तो मतलब कर्ज हो गया, हाँ, वो अलग चीज ही हो गई। तो प्रेफरेंस और इक्विटी में सबसे पहला अगर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर में आप चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को, ना हो, कुछ भी हो, कंपनी अगर वाइंड अप होती, लिक्विडेशन आता, कुछ भी चीज आता है, तो सबसे पहले जो रिटर्न उनको बोला गया है जितने परसेंट का, वो रिटर्न उनको सबसे पहले दिया जाएगा। कंपैरेटिवली इक्विटी वाले को सबसे लास्ट में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा भी है, जैसे कि हमने एक बार क्लास में लिया था, उसमें हमने बताया था इक्विटी का तो सर ऐसा है कि सबका दे देते हैं, हाँ, जो बचेगा वो हमारा है, ऐसा चलता है। बचा तो हाँ, ये बेनिफिट है कि आपको घर से लाके नहीं देना। अगर आपका शेयर 10 रुपए का और आपने 10 रुपए फुली पेड है, नॉर्मली अभी तो सब शेयर ही फुली पेड होते हैं बाजार में, सब प्रीमियम पे चल रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसा कुछ वो वाले शेयर नहीं होते। हाँ, अंडर वैल्यूड पेनी स्टॉक हो रहे हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू मतलब रजिस्टर्ड 10 रुपए पे है, पर वो ट्रेड हो रहा है 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में। अच्छा, इन कंपनियों में एक ड्रॉबैक है सर, अगर कोई शेयर सपोज 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और अगर 50 पैसे में ट्रेड है, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक, अगर उसने पूरा 10 रुपए जब शेयर इश्यू हुआ है, अगर उन्होंने कंपनी ने 10 रुपए नहीं डिमांड किया, क्योंकि अभी तो पूरा पैसा मंगा लेती है कंपनी, प्रीमियम पे इश्यू होते हैं, सपोज फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी ने इश्यू किया 7 रुपए में, जो ना के बराबर उम्मीद है, 7 रुपए में शेयर इश्यू कर दिए और उसकी लिस्टिंग हुई है 10 रुपए फेस वैल्यू है, ठीक है, तो 3 रुपए जो रिमेनिंग रह गया है वो कंपनी आपसे कभी भी मंगा सकती है।
अच्छा, ये आप उसकी बात कर रहे हैं जब एप्लीकेशन मनी आता है 10 रुपए? हाँ, ये एप्लीकेशन मनी, ये तो ये एप्लीकेशन मनी उस केस में चलता है जब मैं आपकी जो फेस वैल्यू है उससे कम मैं शेयर इशू करता हूँ। पर अभी तो 10 रुपए का शेयर 400, 500, 1000 रुपए में इशू होता है। हाँ, तो पर इन केस लोग, अब क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है। अगर कोई कंपनी, मान लो कोई एकदम जीरो लेवल की कंपनी है, 10 रुपए फेस वैल्यू, उसने 2 रुपए में शेयर इशू कर दिए और मैंने कहा कि हाँ मैं रखा हुआ हूँ, कंपनी का निकल गया दिवाला, तो वो डेप्ट चुकाने के लिए आपसे 8 रुपए की डिमांड कर सकता है क्योंकि आप होल्डर हो ना उसके। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, पर ये ऐसे केस अब मार्केट में नहीं है, नहीं आते हैं, पर हाँ हो सकता है ये क्योंकि हमें जब मिलना होता है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि हम इस कंपनी का ऑनर हैं। हाँ, पर जब देना होगा तो उस टाइम ऑनर तो ऑनर ही रहेगा। मतलब ये तो रिस्क है एक तरह से उनके लिए। हाँ, पर अब ऐसा कोई शेयर अभी नहीं आता है कि अब 10 रुपए का कि 2 रुपए में लॉन्च हो रहा है। वो तो अब नॉर्मल शेयर प्राइस भी, जो शेयर भी अगर 50 रुपए या 30 रुपए में आता है उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए होती है। हाँ बिल्कुल। तो वैसे भी ऐसा होता नहीं है। पर हाँ, आप फिक्स प्रेफरेंस शेयर के केस में आप कह सकते हैं फिक्स डिविडेंड उनको मिलता है। कंपनी बाइंड अप के बाद अगर बाइंड अप होती है तो उनको पहला पैसा लेने का अधिकार है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर ज्यादा प्रेफरेंस होता है, उसको फिक्स मिलता है, उसको सारी चीज, फिर प्रेफरेंस शेयर क्यों लेते हैं? इक्विटी शेयर क्यों लेते हैं फिर? मतलब प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं लेते हैं? ज्यादातर आप प्रेफरेंस शेयर लेना चाहिए, फिर उस हिसाब से इक्विटी शेयर क्यों लेते हैं? सर देखिए, 2 तरीके हैं। प्रेफरेंस शेयर में जो फिक्स वाला पैसा है, पहले तो वोटिंग राइट्स नहीं है प्रेफरेंस शेयर के पास। और ये वोटिंग राइट्स क्या होता है? कंपनी का डिसीजंस। कंपनी का डिसीजन? हाँ, एजीएम में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब कंपनी को नया रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी चीजें, नई चीजें बनाती है, उसके बारे में जब हम वोटिंग होती है, जब वहां पर कंपनी वोटिंग होती है कि डिसीजन लेते हैं, सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर केसेस में कंपनी का, अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ मेमोरेंडम कहता है ये कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट्स है, नहीं एक्सेप्शनल, वो एक्सेप्शनल केसेस है, पर आमतौर पे ये नहीं होता है। देखिए होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंपनी एक्ट में, एज पर कंपनी एक्ट ना, जब एजीएम होती है, एजीएम या तो फिर जब भी कोई मीटिंग होती है किसी भी चीज को नया पॉलिसी लाने के लिए या नया कंपनी को नया चीजें बनाना है या कुछ भी चीजें उसको हटाना है, तो उसमें मीटिंग होती है। उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आते हैं। ये सब लोग जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजों पे डिस्कस होने के बाद, एजेंडा जो होती है उस पर डिस्कस होने के बाद एक वोटिंग किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ जिससे ज्यादा वोटिंग होगा वो काम करेगी कंपनी। बट उसमें डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और एक है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो हमेशा वोटिंग केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले से ही लिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले वहां पे वोटिंग नहीं दे सकते। तो ये एक नुकसान है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को, एक नुकसान है कि आपको जो भी कंपनी काम कर रही है, आप बस उसको, आपको रिटर्न मिलेगा पर आप उसे वोटिंग नहीं दे सकते हैं। मतलब आपके डिसीजन से नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपको तो सीधा सीधा कंपनी डूबे या वो कुछ भी हो, बहुत बहुत उन्नति कर लिया, तब भी आपको तो केवल पैसे चाहिए। मुझे लगता है सर एक और नुकसान है यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले से पता होता है कि मुझे कितने का रिटर्न मिले। अब इक्विटी शेयर होल्डर वाले में क्या है, नुकसान ये है कि अगर डूब गई तो उसको अलग से देना भी पड़ सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ये नुकसान है। देखिए लॉन्ग टर्म में सर आप जाएंगे तो आप एक चीज समझिए कि पहले तो प्रेफरेंस शेयर में ना लिक्विडिटी की थोड़ी सी इशू आता है। बिल्कुल, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो कम रहता है। प्रेफरेंस शेयर ऐसे कंपनी अगर 100 करोड़ का इशू ला रही है तो 50-50 का रेशो नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वो 5% 10% ही रहते हैं। बिल्कुल, बाकी सब इक्विटी ही रहता है। हाँ। क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं तो ये चाहता हूं ना कि आप मेरे बराबरी से हिस्सेदार बनो। हाँ। कंपनी की तो मजबूरी है कि मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं तो क्योंकि क्यों प्रेफरेंस दूंगा मैं आपको। बिल्कुल, तो इक्विटी में बेनिफिट जाता है अगर लॉन्ग टर्म में मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर कोई शेयर है, मान लो 2 रुपए का शेयर था सर, 10 साल में वो शेयर 200 रुपए का हो गया, ठीक है। तो अब मैंने डिविडेंड भी अर्न किया, कंपनी कमा रही है तो डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मिल रहा है। अब प्रेफरेंस शेयर में जो मतलब रिटर्न रहता है, बहुत सारे लोगों को डिविडेंड नहीं पता होता है। डिविडेंड हाँ अपन बताएंगे भाई, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कंपनी के आप नाम बस सुन, प्रॉफिट का हिस्सा कह सकते हैं, कैसे प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है। डिविडेंड मिलता है उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो उसमें ये हो जाता है कि अब इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट ये है कि कंपनी 4 बार डिविडेंड इशू कर रही है। हाँ। कई बार डिविडेंड बोनस शेयर इशू कर दे रही है। बिल्कुल, 1 के 2 हो गए हैं, स्प्लिट कर दे रही है। प्रेफरेंस शेयर वहीं खड़ा हुआ है, उसको तो फिक्स है। हाँ, उसको जितना मिलना है फिक्स है, आज भी इतने मिलेगा, कल भी इतने मिलेगा, उसको पता है उतना ही मिलना है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
अच्छा, एक चीज है ना कि कंपनी में अगर कोई कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको पता है कि उसका गोल ये है, तो आप यही चाहोगे ना कि यार वो ज्यादा बढ़ेगा, वो चीजें आप यही प्रेडिक्शन करोगे ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर ही बनना ज्यादा मेरे लिए मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल, इक्विटी शेयर वॉल्यूम ज्यादा है सर, लिक्विडिटी है, आप कभी बेच सकते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी वही ट्रेड होता है जहाँ इक्विटी ट्रेड होता है। पर इक्विटी में हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि देखिए वोटिंग राइट्स का तो ऐसा है कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहता है ना। तो प्रेफरेंस, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर मतलब बड़े शेयर होल्डर ही होंगे वो जो प्रेफरेंस शेयर लेके रखे हुए हैं, अगर उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं है, कंपनी के डिसीजंस में फायदे वो नहीं ले रहे हैं, और कंपनी ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि कंपनी बंद होने का कगार पे आ गई, तो मैंने मेरा ओरिजिन था जो इन्वेस्टमेंट करने का वो तो अर्निंग था ना। बिल्कुल, मैं ये सोच के थोड़ी ना किया था कि कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे प्रेफरेंस करके पेमेंट मिलेगा। अब कंपनी का जो पैसा होगा वही मिलेगा, हो सकता ना हो पैसा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब आपका 100 रुपए आउटस्टैंडिंग, कंपनी का 2 रुपए ही है, दे देंगे प्रेफरेंस शेयर, ले लीजिए 2 रुपए, पर कंपनी का 2 ही रुपए है। तो प्रेफरेंस शेयर का थोड़ा मतलब बेनिफिट हम कह सकते हैं, पर उनके मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर आपको इक्विटी ही बेस्ट है, मेरा ओपिनियन है ये। बाकी बिल्कुल। और सर प्रेफरेंस शेयर भी ना एक्चुअली क्या है ना, प्रेफरेंस शेयर जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, प्रेफरेंस शेयर की सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर भी बहुत तरह का होता है। बिल्कुल, अब अगर उसको डिस्क्राइब करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर अगर केवल नाम केवल आपको बता दूं तो बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसके बारे में आपके उसके रूल्स रेगुलेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, वो नाम से समझ में आ रहा है कि बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी में, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, ग्रोथ शेयर्स होता है, राइट शेयर होता है, बोनस शेयर होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, डिविडेंड शेयर्स होता है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये था, आज हमारा डिस्कस करने का मतलब ये था कि हमारा जो प्रयोग पाठशाला है वो जो हम बताने फाइनेंशियल की रिगार्डिंग, हम लोग फाइनेंस से जो भी चीजें आते हैं हम बताने का, बस एक बेसिक चीजें आपको कंपनी लॉ अगर पढ़ाऊंगा, कंपनी लॉ एक्ट है वो बहुत मोटी किताब है और वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगी कि 20 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाए। वो जो कि 1-1 साल 2-2 साल का कोर्स है जो कंप्लीट करते हैं, तो हम आपको वो कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियल, अगर आपको कोई भी चीजें मैनेज करने, अपने पोर्टफोलियो देखना है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। थ्योरी सर बहुत जरूरी है, मतलब सपोज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, हाँ। तो अपन को अपना होता क्या है कि हमारे इन्वेस्टर्स या जो लोग, मैं कोई शेयर खरीदने जा रहा हूँ, बिल्कुल, तो मैंने सबने कहा HDFC खरीद लो, बाजार में चल रहा है HDFC खरीद लो, रोज बैंक जा रहा हूँ, मेरा खाता है HDFC में सब कुछ, तो मैंने HDFC खरीद लिया। HDFC का A नहीं मालूम, B नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कि HDFC की नेटवर्थ क्या है, भी नहीं मालूम HDFC कब खुला था। यार जहां मैं पैसे, एक छोटी सी दुकान भी खोल रहे हैं हम, तो पहले ये सोचते नहीं धंधा चलेगा, मोहल्ला देखते हैं कि यार यहाँ किराना चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, यहाँ पे मिठाई की दुकान चल जाएगी, सारी चीजें देख रहे हैं हम। तो फिर ये भी तो एक बिजनेस ही है ना। मतलब यहाँ पर अगर हमको ये नहीं मालूम कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितनी, कंपनी के एडवांसेस कितने हैं, कंपनी ने डे बाई डे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है नहीं किया है, प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, ये सारी चीजें हैं, तो इनका इवेल्युएशन करने के बाद ही तो मैं ट्रेड करूंगा ना। तो ये सब थ्योरी में आता है। बिल्कुल है, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, ये थ्योरी में आता है, फंडामेंटल स्टडी है जो आपको करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को जब ये क्लास अभी थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, इंट्रैक्शन ज्यादा आ जाएंगे, तो मैं आपको वो भी हम लोग बताएंगे कि आपको इस कंपनी का जो अभी हमने बोला ना कि इसके जितने डेप्ट कितना है, कितना प्रेफरेंस चार्ट कैसा है इसका, वो स्टडी करना, प्लस कहाँ से करेंगे वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। किसी भी कंपनी का आपको अगर नहीं जब समझ में आ रही है, उसका नाम डालिए, उसका डिटेल आ जाएगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, जैसे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है, इसको पढ़ना कैसे होता है, क्योंकि वो पेजेस ही होते हैं 400-500 800 पेज का, 1500 पेज का। वो 1500 पेज अगर कोई पढ़ने जाएगा तो उसका हालत खराब हो जाएंगे। वो मेन टॉपिक क्या होता है, ये सारी चीजें डे बाय डे आपको सारी सर अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एमक्योर फार्मा का IPO आ रहा है। ओके, ठीक है, वो क्या बोला जाए उनको, शार्क टैंक वाली, हाँ, एमक्योर फार्मा का IPO आ रहा है। हाँ। मतलब हम वीडियो प्रीवियस नहीं है, मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि हम लाइव अभी बना रहे हैं और आजकल में उनका IPO लॉन्च होने वाला। उस पर आप उनकी डिटेल देखिए, आपको जो भी ब्रोकर है आपके यहाँ पर, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी
जो अभी सर ने बोला प्रोस्पेक्टर क्या होता है, उनकी ग्रोथ क्या रही है, सारी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप डाउनलोड करना 500,000 पेज इस तरह से पेज रहते हैं। आप ना सोचोगे कि मैं यार एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि सर ने बोला एक बार पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ने जाओगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार 4 पेज 5 पेज के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना। पर उसके भी जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उनको पता होता है कौन से पेज में क्या है, क्या मेन चीज देखना है, क्या नहीं देखना है। जैसे अभी आपको ना प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर के बारे में हम लोग बता रहे हैं। आपको ये नहीं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर बहुत तरह का है, पर वो सारी चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारे बताऊंगा आपको एग्जाम तो देना नहीं है। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपका एग्जाम है सीए का एग्जाम। सर अपन आगे चल के अपन ये काम एक चीज करेंगे कि जैसे ही ये आईपीओ आने स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल कंपनी ने अनाउंस किया कि आईपीओ आ रहा हमारा, ठीक है, और सेबी से जैसे ही परमिशन मिलती है अपन एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव उस कंपनी के ऊपर डिटेल आईपीओ का बिल्कुल कि सपोज इस कंपनी का जोमेटो का आ रहा है, पेटीएम का आ रहा, तो होता क्या है कि लोगों ने सुना है या फिर न्यूज देख लेते हैं कि यार यहाँ जा रहा है, हाँ अच्छा चलाएगा, उन वहां से न्यूज वालों ने बता दिया कि नहीं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर हमारे उसके की पॉइंट्स पे उसका बिजनेस क्या रहा, उसके प्रमोटर्स कौन रहे हैं, 3 साल में उसका ग्रोथ रही है नहीं रही है, क्या प्रॉफिट रहा है। बिल्कुल हम कोई सजेशन नहीं दे रहे, पर हम उसको इवेल्युएट तो कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो अपन ये कल चीज अगर जैसे आईपीओ आता है तो अपन ये चीज बहुत जल्द हम ये चालू करेंगे। अगर आप लोग ये चीजें कमेंट करते हैं कि आपको इस तरह से बताना, तो हम लोग हर आईपीओ पे पहले उसके पूरे डिस्क्रिप्टिव सारी चीजें जिसमें जो की पॉइंट्स रहेंगे, उसके सारे कंपनी ग्रोथ से लेकर कंपनी के डेप्ट क्या है, कंपनी कहाँ क्या, उसका गोल क्या है, वो सारी चीजें जो एक फंडामेंटल स्टडी जो होती है वो हम सारी चीजें करके आपको एक समराइज करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट तो हम निकालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट डिटेल में आपको निकालने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारा वो भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये था, हमारा जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बताने का केवल यही एक रीजन है कि आप जब फाइनेंशियली अपने सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं तो पूरे स्टडी ना करते, पूरे बुक्स ना पढ़ते हुए कम से कम ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में, इसमें वो ज्यादातर इक्विटी में होती है, इक्विटी में ही होती है ना। तो बट उसके अलावा भी प्रेफरेंस में होती है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में से जो आप डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। कोई बोलेगा भी कि आप प्रेफरेंस शेयर आपको मैं दूंगा, इक्विटी शेयर नहीं दूंगा। अब वो क्या बोलेगा आपको पता ही नहीं चाहिए। वो सर थ्योरी मतलब बहुत जरूरी है। देखिए कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, मतलब कुछ याद नहीं करना है हमको, पर हाँ मुझे ये चीज मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट रीड कैसे करना है ये भी हम आपको मतलब बहुत जल्द हम आपको चीजें बताएंगे, बैलेंस शीट कैसे रीड करना है, रेशो कैसे देखना है। हाँ तो ये क्योंकि पैसा हमारा है तो यार हमको तो पता होना चाहिए ना कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि क्या होता है क्या है ना सर, सबसे बड़ी इशू पता क्या आता है कि हमारी जो पढ़ाई होती है ना, स्टडी जो होती है, वो हमने जैसे साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स की चीजें देखते हैं, हमें दिमाग में ये आता है कि यार ये तो मेरे फील्ड का नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आ सकता है। उसके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर हम कॉमर्स वाले हैं तो साइंस वाली चीज हम देखते नहीं है कि यार वो मुझे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सारी चीजें समझ में आए, बस हमें उतना टाइम नहीं देना है। अब हमें बेसिक चीजें जो मेन पॉइंट है ना उसको जानना है। तो मेरा हम लोगों को डिस्कस करने का एक ही चीज है, तो हम लोग अगर आप डिस्कस करें तो समझने की कोशिश करें पॉइंट वाइज, तो इसमें तो सबसे मेजर पॉइंट जो होती है वो ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले से क्लियर होता है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है तो आपको कितना % का रिटर्न मिलने वाला है, ये भी आपको पता होता है। आपको फिक्स है, कंपनी डूबे कुछ भी हो, कितना भी उन्नति कर जाए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, फिक्स होता है सर, फिक्स आपको मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम मिलेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो कंपनी का एक्चुअल में रियल ओनर होते हैं। तो आपको जैसे कोई आप ओनर हो तो कंपनी अगर बहुत ग्रोथ कर दी, सेल्स अच्छा कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर उसी तरीके से उसका ड्रॉबैक भी है कि अगर वो नुकसान चले गए तो नुकसान भी आपकी जेब से। कई बार होता है कि डिविडेंड ही नहीं अनाउंस होता है, 2-3 साल कंपनी नहीं दे रही है। अच्छा, डिविडेंड में एक फंडा है सर, क्या होता है कि एक शेयर था सपोज 10 रुपए का फेस वैल्यू, ठीक है, और अभी ट्रेड हो रहा 1300 रुपए में, कंपनी बहुत पुरानी है। तो कंपनी ने ये कहा कि मैंने 5 रुपए पर शेयर, मतलब मैंने 50% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। सही कहा कंपनी ने, 50% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। वो 50% 10 रुपए पे, 1300 रुपए में नहीं है, पर जो मार्केट में आता है, न्यूज आती है, कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 20% फेस वैल्यू होगा,
फेस वैल्यू का एग्जैक्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि 1300 के डिविडेंड में 700 रुपए डिक्लेयर कर रहे हैं वो। नहीं। तो शेयर तो 1300 वाला 5000 पहुंच जाए। हाँ, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। एक बंदे ने मुझसे पूछा, ये ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि कंपनी ने 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया। हाँ। तो वो शेयर 750 के आसपास ट्रेड हो रहा था। ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि भाई इसको बेच देते हैं ना, शेयर थे 10-15 ही। तो कहा नहीं वो डिविडेंड आने वाला उसका 25%। 25% कहाँ, फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपए थी। अब आप समझिए 25 पैसे। हाँ, 25 पैसे पर शेयर डिविडेंड आ रहा है। फिर उनको एक चीज की वो ये कंफ्यूजन में था कि 700 पर ट्रेड हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने एक्स डेट अगर सपोज उन्होंने कोई डेट दे दी है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को ये शेयर मेरे पास होने चाहिए। तो 15 जुलाई की जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी उस पर 25% का डिविडेंड मिलेगा। तो मैंने ना उसको समझाया, फिर मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, फेस वैल्यू पे मिलता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। डिविडेंड का अपन टॉपिक पढ़ेंगे जब अपन चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि फेस वैल्यू होता क्या है। मतलब लिटरली ये चीजें हम बहुत आसानी से बात कर रहे हैं, डिविडेंड को हम लोग ले ले रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट वगैरह एजेंडा की बात कर रहे हैं, पर ये बहुत सारे लोगों को एजेंडा का मीनिंग ही नहीं पता होता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले लोग देख ही नहीं रहे हैं सर फेस वैल्यू। पेटीएम के साथ धोखा यही हुआ। हाँ। पेटीएम की जो फेस वैल्यू थी वो 1 रुपए थी। हाँ। आप समझिए 1 रुपए में ट्रेड हो रहा था, और पेटीएम लॉन्च हुआ 2000 में। बताओ 2000 टाइम ज्यादा, इसलिए वो 400 में आ गया। हाँ। ये हालात है। फिर जियो फाइनेंशियल ज्यादा अच्छा है, बाकी शेयर ज्यादा अच्छे हैं कि आप 10 रुपए का है 200-300 रुपए में ट्रेड भी हो रहा है। तो आप समझिए 2000 टाइम, मतलब इतना ज्यादा कम से कम 10 रुपए उसकी कीमत होती तो 200 टाइम ही होता। ये नॉर्मल कह सकते हैं हम उसको। हाँ। वो स्प्लिट भी नहीं कर सकता, बोनस शेयर ही इशू करता। मतलब अब पैसे उसकी कीमत 50 पैसे या 10 पैसे तो लेके नहीं आते। तो ये इशू होता है सर। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं सर, बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये बहुत सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं, बट ये वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉमर्स लाइन में आप समझेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बट आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता ना, डायरेक्टली कमेंट कीजिए, आप बताइए कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैसे। आज के डेट में गूगल आ गया, बट आप गूगल से भी आप पूछ सकते हैं, हमसे पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, बट ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं, कैसे किस चीज़ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर हाँ, बेसिक चीजें आपको पता चल गया होगा कि इसके नाम से क्या होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना हो तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर दे रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या। फिर आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कंपनी डूबेगी या फिर बहुत ज्यादा उन्नति करे। डूबेगी तो भी आपका नुकसान है, और बहुत ज्यादा तरक्की करेगी तब भी आपको कुछ। पर प्रेफरेंस शेयर में ये जरूर देखना है कि कौन सा प्रेफरेंस शेयर है। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, देखना पड़ेगा, डिविडेंड वाला है, नॉन डिविडेंड वाला है, बेसिक बता। हाँ, मतलब ये बेसिक तो हाँ, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी बहुत तरह का होता है, तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर दे रहा है वो चीजें परसेंट पहले से आपको पता रहेगा उसमें कि कितना परसेंट में आपको मिलना है, तो वो चीजें आप देख लें। पर अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप पोर्टफोलियो में अगर ऐड करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर में राइट्स हैं, ये चीजें आपको बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है कि अगर कंपनी बहुत ग्रोथ की तो आपको भी मिलेगा वो सारी चीजें। और ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, करते हैं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। योगेश सर, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। क्या है कि अभी बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली, अभी ITR भरने का और ये सब चीज़ें आ रही है, तो ठीक है अभी ITR का नहीं, बट एक ऐसी चीज़ें लेते हैं जो घर में सबसे ज़्यादा नीड होती है, जिसमें कैश फ्लो के हम समझते हैं, कैश फ्लो जो आने का है उसको कैसे मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि सर आज का जो टॉपिक है ना वो ये होना चाहिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है सर, आज अपन कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कैश फ्लो से मीनिंग क्या है। ठीक है, हमने सुना हुआ है, इवन अपन ने तो स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये सारी चीजें कैश फ्लो। पर उसका कैश फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा। मतलब आप अगर कैश फ्लो आपका सही है तो आपका लाइफ एकदम बिना, आप समझिए बिना लड़ाई झगड़े के सिक्योर है एकदम। बहुत सही चीजें होती हैं, क्योंकि हम सिर्फ हम लोगों को पे कर्ज हो गया है, लोग परेशान हैं सिर्फ बैड कैश फ्लो के कारण। उनका कैश फ्लो ही सही नहीं है एक्चुअली में। हम क्योंकि डॉक्यूमेंटेड करते नहीं है, हमने ये कोई भी चीज खरीदने के पहले हमने सोचा नहीं, ले आए, उसके बाद हम गिल्ट कब करते हैं, जब चीजें हो चुकी है, जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे हमको लगता है कि अब पैसा नहीं है तो लगता है यार वो नहीं लेना था। तो ये कैश फ्लो के ड्रॉबैक हैं। मतलब ये आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, नेगेटिव है,
उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे कि कैश फ्लो को किस तरह से मैनेज किया जा सके। तो क्या लगता है कैश फ्लो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना चाहिए? जनरली सभी लोग करते ही हैं, पर गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है जहाँ पे हमने कोई चीज कैलकुलेट पता है ये चीजें होगी ऐसी होगी, आंख बंद करके कर लेते हैं। उसका सही मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए? देखिए सर, खर्चे जब हम अपने लाइफ के और अगर डेली मंथली की बात करें अपन तो सीधा मंथली की बात करें तो आप रह रहे हो या मैं रह रहा हूँ, हम जब मंथली कोई हमसे बोलता है आपके मंथली खर्चे क्या है, तो हम मंथली खर्चे क्या बताते हैं? रेंट, पेट्रोल का, पेट्रोल, हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डेली ट्रेवल वाला है तो पेट्रोल बताएगा, रेंट, EMI, और कहेगा मोबाइल रिचार्ज इतना हो जाता, दूध का इतना हो जाता। ये हमारे बेसिक खर्चे हैं। राशन हो गया। अनुमानित बता देते हैं कि 5,000-10,000 का राशन लगता है। पर एक्चुअली जो हम बता रहे हैं इसमें अभी कम से कम 30% ऐड कर लो, जो मुझे 1 तारीख को नहीं मालूम होने वाला है, या जो हम रेगुलर करते आए हैं पर हम उसको ऐड नहीं करते हैं। ये हमारे रूटीन में नहीं है। मतलब लोगों की हैबिट क्या होती है शहर में, 5 दिन बाहर खाना, पर उसको कभी खर्चा नहीं मानते। वो मानते ही नहीं। उनका कहना है कि नहीं खर्चा नहीं है, बस इस मंथ ज्यादा हो गया। और खर्च करने जा रहे हैं तो कैश देखना ही नहीं, रेस्टोरेंट क्रेडिट कार्ड, UPI आपके खाते में, तुम्हारे खाते में, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट चालू होता है वो होता है कि हम सैलरी का इंतजार करते हैं कि 2 तारीख को मेरी सैलरी आ जाए, 1 तारीख को मेरी सैलरी आ जाए तो मैं ये करूंगा। पर एक्चुअली जो हम प्लान करते हैं उसमें से हम 50% चीजें भी नहीं करते हैं, नहीं काउंट करते सर। सैलरी आने के पहले ये करना है, इस मंथ ये करना है, इस मंथ ये करना, इस मंथ नहीं हो पाया, मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा, नेक्स्ट मंथ कंफर्म पक्का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बजट बनाना है। कैश फ्लो का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है बजट। मतलब आने वाला जो है या फिर खर्चा होने वाला है, बजट उसका बनाना पड़ेगा कि क्या, मतलब आप समझिए कि पूरा देश बजट पे चल रहा है। बजट के इंतजार में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, बजट से हमारी रूटीन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बजट से हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब वहां बजट बन रहा है वो देश चलाने के लिए, तो हम अपने घर का बजट क्यों नहीं बना रहे? हाँ, अच्छा, पहले आपने कल के कैलेंडर्स में तो आता नहीं है, पहले कैलेंडर्स में आप समझिए लाला राम स्वरूप उनके कैलेंडर दूध का हिसाब का एक ऑप्शन आता था, अभी भी आता है। हाँ, तो वो बजट वो क्यों बताता है, वो कि आपका एक्सपेंसेस कपड़े का, ये आता है। तो वो समझते थे उस चीज को समझते पहले उन्होंने दिया। हाँ, पर अब मॉडर्न लिखा भी है, मतलब मैं कई बार उसको लेता था ना, तो हाँ कि हाफ KG 1 kg इस तरह से डेली लिखते जाओ, वो हिसाब होता था, वो क्लियर होता था, वो पता रहता था। ये चीजें तो वो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि भाई वो भी कहते थे कैलेंडर में कि आप बजट मेंटेन करिए। एग्जैक्टली, कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि यार कितना पैसा हो गया है ना। तो अब सबसे पहले होता है हमको बजट बनाना, मतलब हम 1 तारीख हो या 15 तारीख को, जब भी हो 30 दिन का जो साइकिल चल रहा है उसमें हम बजट बनाए कि मेरे को इस मंथ मेरे इतने खर्चे। देखिए उस बजट में ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार खरीद ली, बाइक खरीद, वो आपका बजट का हिस्सा नहीं है, बजट का नहीं है, वो बजट का हिस्सा नहीं है। जो आपके रूटीन खर्चे हैं हर मंथ, वो एक गोल हो गया ना। हाँ, हर मंथ आते हैं, EMI आ रही है, ये आ रहा है, बच्चों की फीस भर रहे हैं ना। जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि फिक्स क्या है, मुझे ऐसा लगता है, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप रेंटेड है या फिर अगर आपको खुद का है तो EMI हो गया। रेंटेड है तो जो रेंट आ रहा है वो बिजली बिल के साथ में, एक तो हो गया फिक्स है, आना ही है सर। एक होता है जो राशन का, उसमें फिक्स पता है कि मिनिमम इतना तो होगा, तो आप मिनिमम ना लिखते हुए मैक्सिमम के अमाउंट का लिख देना कि अगर 4,000 होता है तो आप 4,500 लिख दें कि एक अमाउंट है जो इतना का आएगा। तीसरी चीज हो गया आपका पेट्रोल डेली आने जाने का, अगर आपका है तो पेट्रोल का हो गया। इन सभी चीजों में लिखने में बाइक अगर लगा रखा है तो बाइक का, अगर आपने जो भी बाइक का लगवा रखा है। उसके बाद बेसिक चीजें जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना कि सर क्या होता है ना कि हमेशा या तो आपके घर में कोई फंक्शन होती है, बर्थडे कुछ ऐसी चीज होगी, या फिर किसी दोस्त के यहाँ पे जो आपको काउंटर नहीं रहता है, तो मुझे लगता है बजट में ना एक रिजर्व वाला अमाउंट भी रख देना चाहिए। हाँ आएंगे अपन उसमें, है ना, आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो ये बजट में सर, ये बजट हम बनाते हैं, तो अब बजट में को ना मेन चीज अब होता क्या है कि जब हम बजट बनाते हैं तो उसको हमको, बजट का मतलब ये है कि हमारी जो इनकम है इस मंथ के, हमारे खर्चे कितने हैं जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। अब वो ना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, और उस बजट में हमको ये एवेल्युएट करना है कि अब हमने बजट बनाया, हमने एक्साइटमेंट में, सैलरी तो अभी आई नहीं 1 तारीख को, सैटरडे को बाहर खाना खाने जाएंगे, तो बजट में हम अमाउंट नहीं लिखते हैं। ये लोगों की एक सोच रहती है, ये पहली बात की तो बनाते नहीं बहुत। हाँ, बनाते नहीं। वो जो बनाते हैं EMI जानी है, रेंट जाना है, दूध का जाना है, एग्जैक्टली, खर्चा यहाँ जाना है, कितना जाना है नहीं, जब होगा
तब कर लेंगे, क्योंकि हमेशा ऊपर नीचे करके रखते हैं, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ का वहाँ। तो बजट पे कंट्रोल करना है। तो जो अब बजट के जो एक्सपेंसेस हैं उसको ना एक रेंज देना है, ठीक है, कि हमारे प्राइमरी खर्चे क्या हैं, मतलब इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो जाने ही है। और जिनको हम अवॉइड किया जा सकता है, तो जिनको अवॉइड किया जा सकता है वो प्लस माइनस की कंडीशन में रहते हैं। मतलब मेरी सैलरी सपोज 50,000 है, मेरा बजट 60 का बना, जो 10,000 के एक्सपेंसेस हैं वो उनको हम, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रेंट इस मंथ नहीं देता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। वो जो 10,000 रुपए खत्म होंगे या उनको कम करना है हमको, वो जो एडिशनल जो रखे हुए हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है। तो उसको बजट में ये है ना कि आप उनको एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। तीसरा पार्ट ये होता है कि अभी दुकानदार से आप समझिए, दुकानदार दो प्रकार के होते हैं। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, तो उसमें ऐसा था कि आज ही हम किराना, तो आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आज मैं पूरा घर किराने की दुकान से, किराने से भर लेता हूँ 2 साल के लिए, पर 6 महीने बाद सारा सामान खराब हो गया है ना। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपकी जरूरत जितनी हो उतना ही लाइए, उससे थोड़ा रिजर्व जो है थोड़ा चाहिए। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आप डीमार्ट जाएं और 6,000 की किराना ले आए, पर आप लेने गए थे अब नमक। इसका एक और टॉपिक बताऊं क्या, एक और पॉइंट याद आया मुझे। लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने भर भर के राशन लिए, और सबसे ज्यादा जो लिए वो क्या लिए पता है? आटा, चावल, दाल, तेल, जिसमें सबका लगभग सभी के चावल और आटे जो है ना सबका खराब हुए। आटे में कीड़े लग गए, ये हो गए, क्योंकि अननेसेसरी, मतलब बिल्कुल खाने वाले 2 हैं ले लिए, बिल्कुल एकदम अननेसेसरी, जहाँ पे आपको पता है कि वहां पे उतना नहीं, साल भर का राशन एक बार में आप ले लिए तो उतना नहीं हो पाएगा। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना है, मतलब अननेसेसरी जितनी जरूरत हो। मतलब आप मान लीजिए कि महीने भर का आप 45 दिन का रख लीजिए। अब 6 महीने का राशन अगर आप इस मंथ की सैलरी से ले आएंगे तो फिर आप तो लॉस में चले जाएंगे, लोन ले लेंगे, बिल्कुल। फिर उसको मैनेज करना, रखने की समस्या तो ये। दूसरा ये होता है कि आपने जो एक्सपेंसेस हो जो आप कर रहे हैं, हम लोगों की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि खाना खाने गए, शॉपिंग करने गए, एक तो बजट नहीं बनाया, दूसरा हमने रिसीप्ट रखी नहीं। हाँ, रिसीप्ट तो किसी चीज की नहीं होती है, तो फिर मंथ एंड पे कहाँ खर्चा हो गया, और फिर हम बैठ के ढूंढते हैं। अब यूपीआई में जाके देखते हैं, यूपीआई में कि कहाँ चला गया। हाँ। तो वो पेमेंट की अच्छा, यूपीआई में ये तो बताता है कि इतना पेमेंट हुआ था, इस दुकानदार को हुआ था। अब दुकानदार को तो पहचानता तो हूँ नहीं, अब नाम आ रहा है सुरेंद्र, अब सुरेंद्र कौन है? वो पानीपुरी वाला है या फिर मोमोज वाला है? तो ये प्रॉब्लम होती है। तो रिसीप्ट रखना है आपको। और सबसे मेन बात जो सर ने अभी बताई, इमरजेंसी फंड, जो हमारा बजट कैश फ्लो हमारा सबसे ज्यादा बिगाड़ता है वो कहलाता है इमरजेंसी एक्सपेंसेस। जिनके घर में बच्चे हैं उनके यहाँ तो बहुत इमरजेंसी एक्सपेंसेस जाते हैं। हम खुद बीमार हो जा रहे हैं, मौसम चेंज हुआ, हम बीमार हो जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, इंस्टेंट घर चले जाना पड़ गया, फैमिली मेंबर आ गए, रिलेटिव आ गए, शॉपिंग करने आ गए, पड़ोसी की शादी होगी, रिश्तेदार की शादी होगी, बर्थडे हो गया, ढेर सारी चीजें हो जाती हैं। तो इमरजेंसी फंड कई बार क्या होता है कि हो सकता है पर्टिकुलर मंथ आपको, जिस मंथ आपने, आज मंथ मैंने 5,000 का इमरजेंसी फंड बनाया, वो 5,000 उपयोग नहीं हुए, तो नेक्स्ट मंथ वो इमरजेंसी फंड मेरे पास 10,000 का है, एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ 15,000 का है। अब उस इमरजेंसी फंड का मैं कहीं उपयोग हो सकता है, कहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, हो सकता है। एग्जांपल दूं क्या? जी बताइए। बताता हूँ। क्या होता है कि एक बच्चे को स्टार्टिंग, बच्चा जो छोटा रहता है तो उसको ना कुछ डेली पॉकेट मनी जो होता है ना, वो पॉकेट मनी, क्योंकि बच्चे बहुत खाते हैं तो उसको पॉकेट मनी देना स्टार्ट किया। उसके माँ बाप ने शुरू में दिया 2 रुपये कि डेली का तुम्हें 2 रुपये मिलेगा। अच्छा, अभी तक क्या होता था कि उसने 2 तरह से देखा कि जो भी जरूरत पड़ेगी मैं ला दूंगा। फिर उसने सोचा कि यार इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट में इसको थोड़ा नेचर भी लाना है, तो उन्होंने क्या किया कि डेली का मैं 2 रुपये दूंगा। अब 2 रुपये डेली मिलने लगा, तो क्या करता था, डेली 2 रुपये का वो खाता था। अब उसको समझ में आया कि यार अगर मैं आज 2 रुपये अगर नहीं खाता हूँ तो कल मेरे पास 4 रुपये हो जाएंगे। तो एक दिन वो रुक गया, 4 रुपये हो भी गए, 4 रुपये का चीज़ ज़्यादा आ गया। उसके दिमाग में तुरंत आया कि अच्छा मैं अगर 4 दिन नहीं खाऊं तो 8 रुपये हो जाएंगे। वो 4 दिन तक खाया ही नहीं, 4 दिन तक, क्योंकि वो ऐसे चीज़ नहीं खा रहा है जो कि बॉडी के लिए, वो तो इंटरटेनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए खा रहा है ना, खाना तो उसको मिल ही रहा है। 2 रुपये क्या खा रहा है, बिस्किट, मिक्सचर, ये सब चीज़ें खा रहा है। तो उसने ना 4 दिन तक नहीं खाया, तो उसको पता चला। इससे क्या हुआ ना, इसने माँ बाप ने केवल एक बेसिक चीज़ चेंज किया, दे उतने ही रहे, इवन उनसे कम दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जितना भी खाएगा बच्चे के हेल्थ के लिए खराब ही है। उसने बस बेसिक चीज़ क्या किया कि डेली की वजह से बजट बना दिया कि मैं डेली तुम्हें इतना रुपये दूंगा। ऑटोमेटिक उसके नेचर में ये आ गया कि मुझे इसको मैनेज कैसे करना है,
जो मैनेजमेंट है ना वो मैनेजमेंट का आ गया। उसने क्या किया, 10 दिन तक नहीं खाता, 10 दिन में इकट्ठा हो गया 20 रुपए। अब 20 रुपए कुछ बड़ी चीज लेने में, अब वो खाने में खर्च नहीं कर रहा है, अब 20 रुपए कोई चीज लेने में खर्च कर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी चीज है जो उसको अच्छा लगता है, खिलौना ले लिया, कुछ भी ले लिया। इससे क्या हुआ, आपका एक बजट बनाने से आपका नेचर में चेंज कैसे आता है वो देखो, आपका मैनेजमेंट कैसे सुधर जाता है। तो अगर आपके कोई भी चीज जो बजट की बात कर रहे हैं ना सर, वो इसमें ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि बजट जब बनाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मेरा जो खर्चे है ना, जैसे 5,000 रुपए का राशन का रखा, एक एग्जांपल, अब हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं पर इसमें आपको सीखने को यहीं पे मिलेगा। 5,000 रुपये बजट आपने बनाया कि मुझे पता है हर महीने का, अब आपको पता चला 5,000 में थोड़ा सा ये जो चीज था ना, ये अननेसेसरी चीज था जिसका यूज नहीं था, अगली बार से इसको कट कर देता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, 5,000 का अगेन बजट बनाया, पर उस बजट में आपको देखेगा ना कि इस बजट में जो बनाया था ना, इसमें 200 रुपये बच गया, इसमें 400 रुपये बच गया, बिल्कुल इसमें। अब ये जो है ना, ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। बजट से इन्वेस्टमेंट में आप पहुंच गए, केवल आप उसी पैसे को रोटेशन करने का तरीका चेंज करना है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत बेस्ट चीजें हैं, दो तरीके हैं। राशन जो लेते हैं ना, जनरली हम इंडियन फैमिली जो होते हैं वो 2 तरह का राशन लेते हैं। एक ये होते हैं कि जो भी दुकान होता है उसमें हम अपना खाता लिखवा देते हैं, बनवा देते हैं, ठीक है, राशन कार्ड जैसा है, एक खाता बन गया और अब क्या हुआ कि जो भी फैमिली को मेंबर कुछ भी चीज चाहिए तो अपने बच्चे को दे दिया, खुद भी गया, कार्ड लेके गया, राशन लिया, उसमें लिखवा दिया, वो आ गया, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो खाता वाता नहीं रखते, वो क्या करते हैं, महीने के इकट्ठा जाते हैं, आप यहीं पे लिख लो क्या क्या चाहिए आपको, मोटा चीज जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज है, और जाके उसको ले लिया, इकट्ठा पैसे दे दिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप शॉपिंग करने गए एक डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी बहुत सारी चीजें हम खरीद लेते हो। तो ये जो खाते वाला जो चीज होता है ना, वो वही है सर। हमें लगता है कि हमें भी पैसे नहीं देना है, पर 5,000 की जगह पे 7,000 10,000 कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि जब आप बजट हम लोग, आपको लग रहा होगा ना कि यार स्टार्ट जब हमने किया हमें लग रहा है यार क्या बेसिक प्लान हम लोग कर रहे हैं, जो कि सभी लोग तो कर रहे हैं, एग्जैक्टली बॉस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे होते हैं तो आप खुद से पूछो कि आपके बजट कितने हिले हुए, कितना मिसमैनेजमेंट नहीं कर रहा है सर, नहीं कर 99% लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये हम भी हैं। आज अगर मैं ये बातें कर रहे हैं ना, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग ये सीखे हैं और हमें कोई पढ़ाई के, हमने अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे। हमारी एक्सपीरियंस ऐसे, हमें पता है कि हमने क्या मिस्टेक की है, और इसी की वजह से हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं कि यार हमने वो मिस्टेक की है, आप लोग इन चीजों को अभी से सुधार लें। हमने सुधारा, चेंजेस आया, आप लोग सुधारिए, बहुत चेंज आएगा। एक बेसिक एग्जांपल जो मैंने बच्चे का 2 रुपए वाला बात बताया ना, वो ऑटोमेटिक आपका नेचर चेंज हो गया कि यार मैं इसको 4 दिन नहीं खर्च करूं तो मेरे को ये बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना सर कि आज 2 रुपए, आज मेरे पास अब 4 हो गया, मेरे पास अब 6 हो गया, तो बढ़ता जा रहा है। तो वो ऑटोमेटिक, वो अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा जो बच रहा है, जो आपने राशन में निकाला उसमें 200 रुपये बच गया, इसमें 200 रुपये बच गया, अब उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में कर लो। जो अभी तक आप बोल रहे थे ना इन्वेस्टमेंट के जैसे नाम लो, पैसे कहाँ है, पैसे होता तो कर लो, है आपके पास पैसे, आप सब कुछ कर सकते हो, पर वो मैनेज आपको करना पड़ेगा। तो सबका जितने भी चीजें आपने वीडियो देखे ना, उसमें से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप सही चीजें समझ सकते हो, जो बहुत बेसिक है और पर समझने को मिलेगा। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है सर, लोन। होता क्या है कि हमने सपोज मैंने होम लोन ले लिया, ठीक है, हर मंथ मेरी EMI है 15,000 रुपए की, ठीक है, अब वो EMI चलनी है मेरी 10 साल, पर बैंक क्या करता है, हर 3 महीने में ना ये इंटरेस्ट रेट रीशेड्यूल करता है। ये नॉर्मली हम नहीं देखते हैं। हमारे पास एक मेल आता है, हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है, और वो जो रिमेनिंग पीरियड है वो कभी 11 साल हो जाता है, कभी 12 साल हो जाता है, कभी, तो ना इसको हर 3 महीने में लोन की EMI और इंटरेस्ट रेट को रिवेल्युएट करना, उसको देखना बहुत जरूरी है। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो ड्यूरेशन है, कई बार होता क्या है कि एक, जैसे मैं बताऊं कि मैं मेरे एक पहचान वाले का अकाउंट HDFC से लोन लिया, सब मेरा लोन है HDFC बैंक से, मैंने लोन लिया होम लोन, ठीक है, और 3 मेरी EMI चल रही है 9% पे मैं लिया। एक चेंजेस आए, RBI की पॉलिसी चेंज हुई, बैंक ने अपने रेट चेंज किए, ठीक है, फिर उन्होंने लोन को रीशेड्यूल करा दिया जो भी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कटी 8.5%। वो 50 पैसे का जो है 25 पैसे का ना, वो लॉन्ग टर्म में 1 लाख 2 लाख 3 लाख का इम्पैक्ट देके जाता है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। और हमको क्या लगता है कि वो 50 पैसे ही है, ठीक है सर, आप सीधी सी बात बताओ ना, एक लोन, होम लोन की EMI कितनी, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, 8%, 9%, 10%, 100% तो नहीं है ना, 10% में ही आपका अगर EMI अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट से डबल हो जाता है आपका इंटरेस्ट। वो 50 पैसा जो है ना, वो एक्चुअली 100 रुपए में है। तो अब मेरा लोन है 10 लाख का, तो अब 100 रुपए को आप ना 10 लाख डिवाइडेड बाय 100,
कर लो हाँ। और 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ जाएगा कि क्या रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो इसके लोन की EMI है और जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको मंथली तो चेंजेस नहीं होते, क्वार्टरली बेसिस पे 3 से 4 महीने आपको इवेल्यूएट करना जरूरी है। हाँ। तो ये कैश फ्लो के बारे में था कि कैश फ्लो कैसे कैसे मेंटेन करना है आपको। अब इसका बेसिक सा मैं बताऊं सर कि अगर अब आपको लग रहा है कैश फ्लो मेरा अच्छा है या बुरा है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं। हाँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 20,000 मेरी सैलरी, 20,000 के मेरे खर्चे, मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ। हाँ। पर आप सिर्फ चल रहे हो ना, ग्रोथ कहाँ हो रही है? ग्रोथ तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपने तो मंथली हम एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहाँ है? तो कैश फ्लो का एक बेसिक कैलकुलेशन है, एकदम बेसिक, 5वीं का बच्चा भी कर लेगा। इनफ्लो, आउटफ्लो, सरप्लस, डिफिसिट। मतलब इनफ्लो, आउटफ्लो, सरप्लस, डिफिसिट। मतलब इनफ्लो, आउटफ्लो, प्लस माइनस। हाँ। इनफ्लो कितने माध्यम से आपके पास पैसा आ रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कैश का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कैश आ रहा है, आपके बैंक में आ रहा पैसा, तो भी वो कैश फ्लो ही है, उसको बोलते कैश फ्लो है। इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट वगैरह किया है, सैलरी हो गई, रेंटल इनकम हो गई, जितनी भी इनकम है आपकी वो, ये आपकी इनफ्लो में आ गई। इन सबको अपन ने जोड़ लिया। ठीक है। आउटफ्लो जितने हमारे खर्चे हैं, इसमें सारे खर्चे आ गए, बेसिक वाले जो रेगुलर खर्चे हैं, अब उसको माइनस कर दिया। ठीक है। अब वो माइनस में गया है यदि, तो मतलब आपने कर्जा लिया है, मतलब 100 रुपए की कमाई है और इनफ्लो, और अगर 120 के खर्चे निकल रहे हैं, मतलब 20 रुपए कर्ज लिया है। अब वो किसी पर्सन से लिया हो, क्रेडिट कार्ड से लिया हो, उधार हो किसी दुकान में, किसी से भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, पर वो अगर खर्चे आपके 80 निकले तो सरप्लस है, 20 रुपए बचा। तो ये हर मंथ की हैबिट में ये हमको बताएगा कि हमारा सरप्लस, हम पॉजिटिव पे चल रहे हैं कि नेगेटिव पे चल रहे हैं। पैसा हमारे अकाउंट में, मतलब हमको हाथ में नहीं आ रहा, कि क्योंकि खर्चे तो हम करते नहीं, पैसा तो बैंक अकाउंट में होता है। पर हमको एटलीस्ट ये कैलकुलेट हो जाएगा कि मेरा सरप्लस में हूं। अगर कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। अब इस महीने का पॉजिटिव 5,000, नेक्स्ट मंथ का पॉजिटिव 7,000, तो लास्ट मंथ का पॉजिटिव इस मंथ का 12,000, फिर 5,000 17,000, फिर 5,000 25,000। मतलब अब मेरे पास पैसा 25,000 रुपये, अब मुझे कैलकुलेट तो दिख रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं तो होगा, आपके किसी बैंक अकाउंट में होगा, किसी को दिए होंगे। अब वो 25,000 को आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, आप 25,000 को कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो, 25,000 से किसी पॉलिसी को खरीद लो। एग्जैक्टली। तो ये कैश फ्लो का आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन हर महीने का, बहुत सिंपल है, पर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 3 महीने, मात्र 3 महीने आप इस पे काम कर लो, 3 महीने में आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि कितना ज्यादा आप में चेंजेस आया है। आप जिस चीज को बोलते थे ना, इजिली नकार देते थे कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, टाइम नहीं है सही, ये नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से चेंज करें। हम जिसको फाइनेंशियली बात करते हैं ना कि यार ये चीजें नॉलेज होना चाहिए, शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, इस मार्केट का नॉलेज, सर सबसे पहले आपको घर का नॉलेज होना चाहिए। और शेयर मार्केट के लिए पैसा पहले अपने का जो कैश फ्लो है वो तो पॉजिटिव करो, वो तो करो। मतलब लोन लेके तो स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे ना। हाँ। और अगर आपके पास सरप्लस ऑलरेडी है, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो कितना है वो तो कैलकुलेट कर लो। उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कितना पैसा है मेरे पास, क्या दिक्कत है। मतलब मुझे फ्यूचर में काम करना है कि ऑप्शंस में करना है कि मैं कैश में, इक्विटी में करना है। हाँ। तो ये तो डिसाइड कर लें कि कुछ नहीं करना है, मेरे पास 500 रुपये सरप्लस है, म्यूचुअल फंड की SIP लूंगा। तो ये डिसाइड आप पहले आप उसको कैश फ्लो को मैनेजमेंट सीखिए, उसको कीजिए आप, उसके बाद आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। मैंने बोला ना कि एक बच्चा है, जब वो 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा है, वो जब मैनेजमेंट ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आ सकता है, वो चाहता तो उसका पेरेंट डायरेक्ट बता सकता था कि बेटा तू ऐसे ऐसे कर ले तो तुम्हारा होगा, पर वो डायरेक्ट बताता तो कभी नहीं समझ पाता। नेचर चेंज कर दो, ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा। आज खर्च नहीं कर पाए, अब तुम्हारे पास 2 रुपए। हाँ, आप एक बात बताऊँ आपको, एक बच्चे को बोलो ना कि यहाँ से जंप करना है आपको, या फिर यहाँ पे इस तरह से पैर ऊपर करके पार होना है, वो नहीं सीख पाएगा। आप कुछ मत करो, चारों साइड घेर दो, एक साइड में छोटा सा पले रखना, वो देखना उसको ऊपर, उधर से बुलाना, कॉमेडी करना, मजाक करना या खेलने के इसमें ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा, वो अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है ना, वो चीजें हैं। उसी तरीके से हम भी इसमें बच्चे हैं, हमें भी इसकी मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। आज का टॉपिक तो अच्छा रहा सर, टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत यूजफुल है। हाँ, बहुत यूजफुल है सर, बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग बजट बनाइए, कैश फ्लो देखिए अपना, और कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको बनाने में या बजट नहीं बना पा रहे हैं, कैश फ्लो नहीं आ रहा है समझ में, कोई इशू आ रहा है आपको, और बेसिकली आप अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सरप्लस में है। अगर सरप्लस में है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव है तो क्यों, क्या नेगेटिव है, क्या खर्चे मुझे हटाने हैं और कैसे मैं पॉजिटिव में आऊँ। हो सकता है किसी रीजन में किसी मंथ नेगेटिव पहुंच जाए आप,
पर रूटीन में आप वो हो जाएगा। हाँ, तो आप 2-4 महीने में आपके, और जो आप इवन अननेसेसरी खर्चे आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग करते हैं इसको इसी तरह से, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा ना इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, मतलब मैं चाह रहा था इसको बहुत टाइम से बनाने के लिए। जैसे याद है हमने बनाया था इक्विटी एंड प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसमें डिफरेंस बताया था अपन ने। एक और चीज होता है जिसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं और जो बहुत सिमिलर है पर लोगों को बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है। वो मैं चाहता हूँ एक्चुअली क्या, डेप्ट का नाम सुनते हैं, डिवेंचर, डेप्ट। तो डेप्ट का एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसको एक बार ऐसा समझें कि डेप्ट और इक्विटी जो कि बहुत बहुत सिमिलर होते हैं चीजें, डेप्ट एंड इक्विटी में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करें। तो आज का टॉपिक अगर हम समझें तो डिफरेंस हमें देखना है कि डेप्ट एंड इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर में ये होता कौन है, कौन लाता है, कैसे करते हैं, और फिर इसके एक एक करके हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि डेप्ट में क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है, जो कि हमने इक्विटी और प्रेफरेंस में पढ़ चुके हैं, पर वो प्रेफरेंस के साथ में पढ़ा था। बिल्कुल सर, डेप्ट के साथ में अभी तक नहीं किया। तो हम लोग डेप्ट के बारे में बात करेंगे, डेप्ट एंड इक्विटी में डिफरेंस क्या है, आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, डेप्ट हो या इक्विटी हो, ये कौन लाता है, कौन क्या होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग बात करें। अच्छा जी, देखिए, डेप्ट हो या इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, आप कोई भी चीज ले लीजिए, तीनों को मैं बात कर सकता हूँ, और एडिशनली भी चीजें हैं। ये सब बिजनेस फाइनेंस करने के सोर्सेस हैं, मतलब जहां से मुझे पैसा चाहिए है तो उसके ये मोड है, आप इसको मोड कह सकते हैं। मैं अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देना चाह रहा हूँ तो मैं इक्विटी पे जाना चाह रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सपोज मेरी बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है, ठीक है, मेरा रेवेन्यू IRR मतलब ना हर साल का मैं 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस में, तो मैं क्यों इक्विटी रिलीज करूंगा, डाइल्यूट करूंगा अपनी। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे मैं एक है कि मैं आपको अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दूं, दूसरा ये है कि मैं कुछ टाइम के लिए, अभी मुझे बिजनेस का एक्सपेंशन करना है या फिर मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके लिए मुझे फंड की जरूरत है, तो मैं स्पेसिफाइड टाइम के लिए आपसे स्पेसिफाइड रेट पे पैसा ले लेता हूँ, और फिर कुछ टाइम पीरियड जब हमको ड्यूरेशन लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, हो सकता है मैं आपसे लूँ कि भाई 2 महीने के लिए चाहिए मुझे, हो सकता है कि मैं ईयरली बोल दूँ मैं आपको कि मैं 10% आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, पर ये मेच्योरिटी में दूंगा 8 साल के बाद, 5 साल के बाद दूंगा, हर साल मैं आपको 10% जो ब्याज है आपका वो दे दूंगा। पर इस केस में मुझे मेरी इक्विटी ओनरशिप नहीं गई। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रुकना पाऊंगा क्योंकि अभी कुछ नए यूजर्स भी हैं। हाँ, अब नए व्यूवर्स के लिए इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी का मतलब ही नहीं समझ में आता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमने वो वीडियो बना रखा है, अगर आपको चाहें तो आप डिटेल में उसमें देख लीजिएगा। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इक्विटी क्या है और डेप्ट क्या है। इक्विटी और डेप्ट का मतलब ये है सर, ये चीज समझिए कि इक्विटी का मतलब ये होता है जब कोई कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कराती है या पब्लिक इशू लाती है। इक्विटी हमेशा पब्लिक इशू के थ्रू नहीं आती है, इक्विटी कई बार प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, बिल्कुल दे सकती है ना, तो इक्विटी दे सकती है, वो लिस्टिंग नहीं होती है उनकी। बेसिकली इक्विटी मतलब हिस्सा, अपने एसेट्स का, अपने प्रॉपर्टी का अपने बिजनेस का हिस्सा अपन ने दे दिया। मतलब ओनरशिप और दे दी कि अभी मैं अकेला था, अब मैं और लोगों को ओनर बना रहा हूँ, ओनरशिप बना रहा हूँ, दो मेरे पास प्रॉफिट लॉस दोनों में बराबरी के हिस्सेदार होंगे। ऑब्वियसली अगर ओनर बन जाता है, अगर वो मालिकाना, अगर आप हकदार चाहते हैं तो मालिकाना को दोनों होता है, आपको रिस्क भी बियर करना पड़ेगा और प्रॉफिट का भी एंजॉय कर सकते हैं, बट केवल प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो ये पार्ट ओनर बन जाता है जो मुझे मेरे प्रॉफिट लॉस दोनों पे, हम पार्टनर कह सकते हैं आप, ओनरशिप समझने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी अगर आपको हिस्सा देती है पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनरशिप नहीं, ओनरशिप में अगर आपको हिस्सा दे रही है तो उस हिस्से को हम इक्विटी कहते हैं, जो मार्केट फाइनेंशियल टर्म्स में इसको इक्विटी कहते हैं। तो अगर आप इक्विटी देते हैं तो आपको वहां पे एक हिस्सा मिल जाता है, वो एक पैसे आपसे ले लेती है। सेम केस में जैसे कंपनी है, जैसे सर ने बताया कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, बट कंपनी वो कंपनी है जो न्यू नहीं है, वो ऑलरेडी रनिंग में, वो चल रहा है, काम एक्चुअली चल रहा है उस पर, अब उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, पर उसको एक्सपांड करना है, कुछ अलग बिजनेस कुछ बड़ा बनाना है, उसको प्रोजेक्ट है या कुछ भी चीज़ें हैं। अब उसके पास ना 2 ऑप्शन है, पैसे तो लेने हैं, वैसे पैसे लेने के हजारों ऑप्शन है, पर मैं 2 ऑप्शन पे बात करने जा रहा हूँ आज, जिस पे हमारा टॉपिक है। हमें 2 ऑप्शन समझते हैं। एक पहला ऑप्शन ये है कि वो इक्विटी इशू कर दे,
मतलब मालिकाना इशू कर दे, जिसको भी चाहिए वो पैसे दे और उसको मालिकाना एक इक्विटी शेयर दे दे, जिससे कि उसका ये हो जाएगा कि आपको हिस्सा इतना मिल गया। बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि किसी पर्सन से, जिस भी पब्लिक से एक पैसा ले ले इंटरेस्ट के तौर पे कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। बेसिकली वो जो लोन है ना, जो आप लोग लोन लेते हैं, जब कभी एक नॉर्मल आम इंसान अगर बैंक से लोन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे कभी एक बार वो टर्म्स होता है, कई बार हम लोग यूज करते हैं ना कि मैं एक रेजुलेशन लेता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं डेप्ट फ्री होना चाहता हूँ। वो डेप्ट फ्री यही है, बिल्कुल। डेप्ट फ्री मतलब लोन फ्री होना चाहता हूँ मैं, कोई भी बर्डन, मतलब किसी को बर्डन ना रहे, किसी को पैसा देने का वो पेंडिंग ना हो। तो बेसिकली क्या होता है, हम अभी तक बैंक से लोन लेते थे, कंपनियां पब्लिक से लोन लेती है, लोन ले सकती है। अगर आप उसको लोन देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये फिक्स होगा, एक ड्यूरेशन तक का भी फिक्स रहेगा, पता रहेगा कि कितने टाइम के लिए वो पैसे मांग रहे हैं। जैसे हम बैंक से लेते हैं तो बैंक वाले बोलता है कितने टाइम के लिए लोन, जो भी कंडीशंस वो करते हैं, कंडीशन जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई मैं आपको 3 साल में पैसा डबल करके 4 करके, जब जो भी कंडीशन फिक्स तो बताते हैं। बिल्कुल लोन तो इंटरेस्ट का मतलब ये सर कि आपको इनकम आपकी फिक्स रहेगी कि आपको इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो बेसिकली आज हम उसी पे बात करेंगे कि कंपनी क्या है, वो 2 तरह के ले सकती है। आप जैसे सर ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी कंपनी अगर हर साल का 20 से 25% मान के चलो वो रिटर्न कमा रही है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको अगर इसी बेसिस पे जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब पता चल रहा है कि मुझे अगर ये जो फंड की जो रिक्वायरमेंट जो और एडिशनल रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर मैं डेप्ट का ले लेता हूँ, अगर मैं किसी को डेप्ट इशू कर देता हूँ और उससे पैसे ले लेता हूँ और उसका इंटरेस्ट रेट सपोज कि 20% है या 15% है या 10% है, एवरेज यही रहता है, कभी 25-50% नहीं। बिल्कुल। अगर 10% है और मुझे हर महीने का ऑन एन एवरेज हर साल का 25% का रिटर्न तो यूं भी हो रहा है, ऐसे भी हो रही है, तो मैं इक्विटी यहाँ पे इशू करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इक्विटी इशू करूंगा तो वहाँ पे हिस्सा देना पड़ेगा मालिकाना, तो अभी उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसे जगह पे कंपनियों को सजेस्ट करती, कंपनियां ये चाहती है कि मैं इसको डेप्ट इशू कर दूं, ताकि ये क्या है कि 10% के हिसाब से मुझे इसको देना है, और अगर मैं उसको एक्सपांड किया और बढ़ गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी 25% का रिटर्न हो ही रहा है, तो मैं इसको इतना दे दूंगा तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। कंपनी देखो, आप भी लोन लेते हैं, आप ये कॉमन सा चीज़ है, हम लोन लेते हैं बैंक से तो हम अपनी फ़ायदा देखते हैं, बैंक का फ़ायदा तो नहीं देखते हैं। तो बैंक वाला भी है, वो आपका फ़ायदा देख के नहीं कर रहा, वो अपनी फ़ायदा देख के कर रहा है। तो हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। तो कंपनी भी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि मुझे अगर मैं डेप्ट लेके भी अगर मेरा हो जा रहा है और मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं हो रहा है तो मैं इक्विटी क्यों इशू करूँ। इक्विटी इशू करना मतलब अपने मालिकाना हक को एक डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को देना। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि डेप्ट मतलब क्या है, एक लोन। ओनरशिप क्या अपन समझ सकते हैं कि एक तरह का लोन है जिसपे फिक्स रेट पे आपको रिटर्न मिलेगा है ना, और एक टाइम पीरियड के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अपने डेप्ट इशू कर दिया और वो लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इतने ड्यूरेशन के लिए, वो 2 साल 4 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने जो भी रहता है। जैसे बैंक में होता है, इनको समझ में हम ही लोगों को नॉर्मल जब जो हमारे साथ होता है ना, हम जब उस पर बात करते हैं ना तो हमें क्लियर समझ में आता है कि अच्छा ये होता है क्या। नहीं तो अभी तक तो यही होता रहता था कि डेप्ट इसने कंपनी ने इशू किया, डेप्ट समझ में नहीं आता डेप्ट क्या इशू किया। एक्चुअली डेप्ट और बहुत जगह पे प्रोनाउंसिएशन डेट होता है, डेट भी उसको बोलते हैं, बी साइलेंट कर देते हैं, और ठीक है आप उसको डेप्ट बोले डेट बोले। कई बार आप कंपनियों में देखेंगे सर 5,000 करोड़ का डेप्ट है और अगर वो है तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं, या तो मैं बैंक से ले लूँ या हम पब्लिक से ले लूँ। तो जो विदेश भाग जाते हैं वो बैंकों से लेते हैं, नहीं तो कंपनियों में क्या 5,000 करोड़ है तो पब्लिक का रहता है, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख। वो दिख रहा है मुझे बल्क अमाउंट है, पर वो जैसे इक्विटी का इन्वेस्टमेंट रहता है, नंबर ऑफ इक्विटी होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे डेप्ट में होता है ये ऑप्शन रहता है। सेकंड अपन इसके डिफरेंस पे आते हैं सर, डिफरेंस के एक पॉइंट कर देते हैं। हाँ, फर्स्ट तो मैंने आपको ओनरशिप, अभी ओनरशिप अपन ने क्लियर किया। पहली चीज की इक्विटी होल्डर वालों को ओनरशिप मिलती है और डेप्ट वालों को ओनरशिप नहीं मिलती है, ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आते हैं। दूसरी चीज, जो एक टाइम की वैल्यू की बात करें तो डेप्ट वालों का स्पेसिफायर रहता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको दिया गया है या लोन लिया गया है, जो भी बोलो, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, बट इक्विटी में कोई टाइम ड्यूरेशन वैसा नहीं होता है। तीसरी, अगर वोटिंग अगर राइट्स की बात करो, डेप्ट में किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, वो एक लोन है जिसके बारे में आप एक समझिए देने वाला है, कोई ये मालूम है कि मेरे को इतना पैसा मिलना है। अब कंपनी लॉस पे चली जाए तो भी उसको कोई समस्या नहीं है, कंपनी बहुत कमा रही तो भी उसको कुछ नहीं है। तो
तो रीपेमेंट का सीधा है कि डेप्ट मस्ट बी रीपेड, डेप्ट हमेशा रीपेमेंट होगा विद इंटरेस्ट पे होगा। हाँ। इक्विटी में किसी प्रकार का रीपेमेंट नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ पे आप तो इस केस में कंपनी अगर ये कर सकती है कि भाई मुझे चुकाना ही नहीं है पैसा, हाँ। तो मैं इक्विटी जारी कर दूं। हाँ। या कंपनी को लगता है कि मैं अपनी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना चाह रही, तो मैं डेप्ट इशू कर दूं फिक्स पे करके। ठीक है। तो दूसरा चीज हो गया वोटिंग राइट्स, डेप्ट वालों को होता है, डेप्ट वालों को नहीं होता है, इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स होती है। तीसरा मैनेजमेंट, अगर वही वोटिंग राइट्स से हो गया, बट मैनेजमेंट अगर कभी भी ऐसे कोई न्यू पॉलिसी लाती है जहाँ पे अपने ऑनर्स या जितने भी होते हैं, जब अगर उनको बुलाया जाता है मीटिंग करने के लिए, जिसको एजीएम या ईजीएम बोलते हैं, तो वहाँ पे केवल इक्विटी वाले को ही बुलाया जाता है, डेप्ट वालों को नहीं बुलाया जाता है। क्योंकि भाई साहब आपको तो इंटरेस्ट चाहिए, आप इंटरेस्ट लो, एंजॉय करो, आपको क्या मतलब है ओनरशिप से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कंपनी में। तो बेसिकली ये चीज़ें मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अब सर चौथा पॉइंट आता है रिस्क। हाँ। रिस्क में तो आप समझिए कि ये खेल दोनों साइड से, मतलब कंपनी का भी वो पार्ट है और ना जो डेप्ट मतलब लेने वाले का भी और देने वाले का भी, दोनों साइड। पहले देने वाले की समझते हैं। हाँ। देने वाले की रिस्क जीरो इसलिए है कि अगर मान लो कि कंपनी बाइंड अप पे चली जाती है, हाँ, तो सबसे पहले मेरा पैसा मिलेगा। हाँ। ये उसकी रिस्क जीरो। अच्छा, पहले सर मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ना एक चीज लगता था कि यार कंपनी अगर पब्लिक से इतना पैसा ले लिया, वो वाइंड अप कर दे, ये खत्म हो गया। अब कंपनी मर गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर फिर बाद में पता चला कंपनी दो ही केस में वाइंड अप हो सकती है। पहला ये कि आपने कुछ ऑफेंस किया है, तो आपका जो लॉ है, हमारा लॉ, वो लॉ अगर उसको चाहे तो उसको बंद करवा सकते, पर लॉ भी अगर बंद करवाएंगे तो पहले जितने डेप्ट है उसको पहले क्लियर करवाना पड़ेगा, फिर आपका वाइंड अप होगा। और दूसरा आप सरेंडर कर सकते हैं। आप सरेंडर करेंगे तो उसमें भी सेम चीजें कि पहले आप सबसे एनओसी लो, जैसे कि हम कॉलेज से जब छोड़ते हैं टीसी लेना होता है तो क्या बोलता है, लाइब्रेरी से जाके एनओसी ले लो, सबसे साइन कराओ, वहां से एनओसी ले लो। तो बेसिकली उनको कंपनी जो होती है ना कि अगर किसी कंपनी में आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको डर अगर इस चीज़ का कभी अगर नॉलेज कमी होने की वजह से कई बार ऐसे डर होते हैं जो मेजरली होते हैं, सबको होती है। अगर ऐसा होता है कि अरे कल कोई कंपनी भाग गई, बंद हो गई, ये हो गई, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको वहाँ पे आपको डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। अगर आपने डेप्ट किसी को डेप्ट या कुछ ऐसी चीज़ें लिया है तो आपका टेंशन नहीं है। इक्विटी केस में भी ऐसा नुकसान नहीं होता है कि वो बंद करके भाग जाएंगे, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, चीज़ें होता है, क्योंकि कंपनी होती ही इसी तरह। कंपनी एक्चुअली ना आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो जो सब कुछ होता है, पर उसका नियम कानून जो है ना, सारी चीज़ें एक कानूनी तौर से बनाया जाता है, वो उसके बिना भाग नहीं। इंसान कम्युनिकेट करता है, उसको कम्युनिकेट कराया जाता है, इंसान सुनता है, उसको सुनाया जाता है। एक बार ना सर मुझे लगता है ना कि कंपनी जो होती है ना, कंपनी क्या होती है, इसमें एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक्चुअली इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगता है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो हर चीज़ ऐसा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी चाहे तो अपने डायरेक्टर के ऊपर भी केस कर सकता है, कंपनी चाहे तो इसके ऊपर केस कर सकता है। अच्छा ये तो ठीक है, अगर डायरेक्टर चाहे तो अपनी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। अरे भाई कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता था कि यार ये कैसे होता है, ये किस तरह से कर सकता है। तो सर ये अपना रिस्क पे रहते हैं, रिस्क पे डेप्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। पहले डेप्ट वाले पार्ट पे कंपनी के हैं केस में और इन्वेस्टर के केस में। अगर किसी ने पैसा दिया हुआ है तो उसकी रिस्क जीरो है, मतलब वो सिक्योर इस पार्ट पे है कि कंपनी को कुछ होता है, हाँ, तो मुझे सबसे पहले पैसा मिलेगा, हाँ, ये उसका प्लस पॉइंट है। उसका माइनस पॉइंट ये है, और कंपनी का प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी कितना भी पैसा दे कमा ले, पर मुझे तो मिलेंगे 5-10% ही, जो भी डिसाइड हुआ है ना। और कंपनी के पास बेनिफिट ये है कि मुझे 10% ही देना है, मैं कितना भी कमा लूं, है ना। अभी इक्विटी के केस में अपोजिट है। इक्विटी के केस में अपोजिट ऐसे है कि अगर कंपनी को कुछ होता है तो नुकसान आपको, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसकी रिस्क इतनी ज्यादा है कि मेरे को सबसे आखिरी मिलेगा। पहले डेप्ट वालों को चुकेगा, गवर्नमेंट के वाले को मिलेगा, सबको मिलेगा। अगर कुछ बचा तो मुझे मिलेगा, ये इन्वेस्टर का लुकआउट। अब कंपनी के पार्ट में चले जाओ इक्विटी शेयर होल्डर को, तो कंपनी एकदम फ्री है, करी क्या ही करना है, कौन सा फिक्स पैसा देना है, नहीं देना, कुछ बचेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। मालिक बनना था, मालिक है, अपने दुकान खोला है, अगर चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बिल्कुल होगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप लोगों को धीरे धीरे अभी ये ना इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगा, जिसमें हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड, हमारा ये नहीं है कि केवल शेयर को बताना और ये बताना, आपको जितने भी चीज़ें हैं ना, ये टर्म्स, जितने फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सारी चीज़ें आपके पास आएगा, और ये कंटिन्यूसली आएंगे। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगे जो आपको मज़ा भी आएगा।
तो अभी दो डिफरेंस मेरे ख्याल से अभी और बाकी है सर, कह सकते हैं अपन। मान लो कंट्रोल डेप्ट होल्डर है जो, उसका कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब वो कंपनी के डे रूटीन पे, डे बाय डे के बिजनेस पे कोई लेना देना नहीं है उसको। इवन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसने तो पैसा दिया हुआ है और उसका कोई सुनेगा भी नहीं। हाँ, मतलब कुछ नहीं सुनेगा। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में अगर इक्विटी है तो इवन उसके डिसीजंस लिए जाते हैं, वोटिंग राइट्स होता है बहुत सारी। कुल मिला के मालिक जैसा ट्रीट होता है। कुछ लोगों को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आपने अगर सपोज कि किसी कंपनी का आपने एक शेयर ले लिया और आपने पढ़ा है ये कि मुझे मालिक बन गया, अब मैं डिसीजन लेता था, काम करता हूँ रिलायंस का शेयर लेके जियो का प्राइस कम कर दो कि भाई जियो का जो रिचार्ज होगा ना वो अगले दिन से इतने का आएगा। नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको शेयर का जो वैल्यू है ना वो लेना पड़ेगा। आप एक शेयर लें, जितना परसेंट आपके पास शेयर है, कंपनी का जो कैपिटल है ना, जितना परसेंट आपके शेयर है, आपके राइट्स भी उतने ही परसेंट का है। आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके राइट, आप ले लो ना 51% शेयर ले लो, फिर देखो आप चेंज कर दो। आप 51% अगर आप ले लेते हैं, रिलायंस के 51% शेयर, अप्रोक्स 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका, जो भी है, मतलब नहीं, पुरानी मूवी में पता है ऐसा हुआ करता था, मैं मूवी सीरियल देखता सर। अभी भी होता क्या है कि जिन कंपनियों के शेयर, एक कंपनी में आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, उजास एनर्जी करके, अभी डिलिस्ट हो गई है उजास एनर्जी, मार्केट से बाहर हो चुकी है। और उस कंपनी को मैं ऐसा था कि किसी ने बहुत शेयर्स खरीदे। एक बंदे की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। 22 साल का लड़का, महाराष्ट्र का, वो उसका काम था, वो सोया उठता था, कोई कंपनी थी, कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ आपको, 20-30 पैसे का शेयर था, वो रोज शेयर खरीदता था। 3 साल में वो कंपनी की 75% शेयर होल्डर था। 75%। और ये क्वार कंपनी, उसने गया मैनेजमेंट को भगाया उसने, ठीक है, दूसरे डायरेक्टर रखे, वो कंपनी चला रहा है, हो गया। मतलब क्योंकि कंपनी के पूरे शेयर मार्केट में थे, प्रोमोटर्स के पार थोड़ा बहुत शेयर थे, सब मार्केट में शेयर थे, पूरा डाल तो ये चीजें होती हैं। मतलब अरे पुराने मूवी में मैं देखा करता था सर। अभी भी सर, जैसे बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या फिर अपन एमएनसी ले लो, इनके पास रिलायंस को क्यों बोलते हैं अपन की अम्बानी जी की कंपनी है? एक्चुअली अम्बानी जी की कंपनी नहीं है, वो तो पब्लिक कंपनी है, लेकिन उनके पास जो शेयर होल्डिंग है ना, वो 25-30% होल्ड कर रहे हैं वो। तो उनके डिसीजंस, क्योंकि वो अब इन्वेस्टर, शेयर होल्डर सर इनके 2 करोड़ है मान लो, उनने कहा एजीएम, कितने लोग पहुंचते हैं? 5 लाख 10 लाख स्टेडियम में मीटिंग, एजीएम रखा उन्होंने, 10 लाख लोग पहुंचे, ठीक है, उन सबका वेटेज मिला के हुआ 2%, 5%, 25% है मेरे पास। डिसीजन तो वही लेंगे ना, डिसीजन वही लेंगे। जिस दिन वो पूरे 4 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टर एक साथ हो जाएं पूरे, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं, पूरे आप हो भी जाएंगे, हाँ, तो वोटिंग राइट्स आपके सहमति भी तो मिलनी चाहिए। हाँ, मतलब वो सारे सहमत हो जाएं, सारे एक, तो फिर अंबानी जी को निकाल सकते हैं हम 25 करोड़ लोग। नहीं, पता है, एक सीरियल देख रहा था मैं। अब सीरियल में क्या था ना कि एक कंपनी कोई लॉन्च किया होगा, उसका आईपीओ चल रहा होगा और कंपनी अच्छी चल रही थी, फर्म चल रही, तो उसने क्या किया, अपोजिट टीम में जो भी है, उसने अलग अलग टीम तैयार की है। अब अपने नाम से तो पूरा 51% ले नहीं सकता, तो अलग अलग लोगों को अपने ही पैसे दिए, फंड अपना दिए, और किसी ने 10%, किसी ने 15%, किसी ने 5% सबसे खरीदवाया, और वो सारा शेयर इससे अपने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब बन गया वो 51% शेयर का मालिकाना। उसके बाद उसी को हटा दिया, भाई साहब आप जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, अब मैं डिसीजन लूंगा, अब यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो बेसिकली ये हो सकता है, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आप में है वो दम, कर सकते हैं आप पर आपके पास उतने शेयर होने चाहिए। 2 चीजें होता है। पहली बात, बहुत सारे, जैसे एक सर ने बताया ना, कुछ कंपनियां होती है जो पूरे शेयर को इशू डालती है, अपने पास वो रखती नहीं, अपने पास नहीं रखेगी तो ऑब्वियस, अगर मार्केट में आपको ये पता होता है कि कौन सा शेयर कितना इशू है उसका, आपको पता होता है। अगर आपने उसका 49% से ज़्यादा, 51% अगर ले लिया, 50 से ज़्यादा, मतलब 51% अगर आपने ले लिया, तो आपका हक जो है, अधिकार है, आपका जो डिसीजन है, वो सबसे नंबर 1 पे रहेगा। किसी भी चीज़ का डिसीजन सबसे नंबर 1 पे रहेगा आपका डिसीजन ज़्यादा चलेगा। तो आप किसी भी कंपनी का बन सकते हैं। तरीका अच्छा, सबसे इकट्ठा करो, फिर चेंज किया जाए सब चीज़ें। पर ऐसा किया है। एक बहुत फेमस शेयर है सुजलॉन एनर्जी। मतलब सुजलॉन एक ऐसा शेयर है जिसको सब हर 99% डीमेट होल्डर उस शेयर का नाम जानता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में उसमें वो 2 रुपए से 80-85 रुपए चल रहा है अभी। पैसा उसने 80 गुना किया हुआ, 40-45 गुना किया हुआ है। 1 लाख वाले सर उद्धार हो गया उनकी। वो उसमें प्रमोटर होल्डिंग 13-14% है, 87% शेयर मार्केट में है।
अच्छा, मतलब 2 रुपए जब था तो आप खरीद सकते थे मतलब उसके 20% शेयर। हम बिल्कुल खरीद सकते थे। तो उस समय आप प्रमोटर से ज्यादा होल्डिंग आ जाती और आपके डिसीजन चल सकते थे। तो अब जो शेयर अगर 2 रुपए 1 रुपए हो तो आप उसका 2-4 हजार करोड़ रुपए। लास्ट पॉइंट पे आते हैं सर अपन टैक्स ट्रीटमेंट पॉइंट पे आते हैं अपन। टैक्स बेनिफिट में डेब्ट में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, कंपनी जो डेब्ट में इंटरेस्ट पे कर रही है उसका टैक्स बेनिफिट लेती है कंपनी। मींस उस पैसे को डिडक्शंस में एक्सपेंसेस पार्ट में दिखाती है। पर कंपनी जो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, हाँ, डिविडेंड में टैक्स का बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलता। ये एक मेजर पॉइंट बता दिया आपने, बहुत वैसा है। ठीक है, ये टैक्स बेनिफिट वहाँ सही बात है कि अगर उसको इंटरेस्ट दे रही है भाई, जैसे हम ही अगर ये कंपनी के पार्ट पे मतलब कंपनी के पार्ट में कंपनी को बेनिफिट ये है। कंपनी का सपोज कंपनी ने सर 100 रुपए का इंटरेस्ट पे किया डिविडेंड एडवेंचर होल्डर को, डेब्ट को, और कंपनी 30% के स्लैब में आ रही है तो डिडक्शंस क्लेम कर रही है वो अपनी इनकम पे, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो वैसे ही 30% से कम हो गया। अब वो इफेक्टिव रेट जो आई वो 17.7 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 6-7 के आसपास। तो वो इंटरेस्ट रेट कम हो गया। उसका जो रिसीवर है उसके लिए तो अच्छा है, मतलब 10% पैसा आ रहा है, पर कंपनी के पार्ट में डिबेंचर सिक्योर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन इनसे पूछूं क्या? हाँ बताइए। सिंपल। अच्छा, जितने भी आप कंपनी ले लो, ठीक है, जो भी आप सारे कंपनी देखोगे वो इतना करोड़ कमा रही है, इतना करोड़ कमा रही है, इतना बड़ा अंबानी है, वो दुनिया भर की चीज़ें आप पैसे कमाते हैं, ठीक है, कमा रही है। आप उनका चेक करना, हर किसी का लोन चल रहा है, ऐसा क्यों? मतलब ये क्वेश्चन इनके लिए है, आप देखना कोई भी ऐसा नहीं है जिसका लोन नहीं चल रहा होगा। सर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपके पास सारे ऑप्शन हैं, तो आप हवाई जहाज में जाऊंगा मैं, मेरे पास ऑप्शन है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप हवाई जहाज खुद का खरीदोगे क्या जाने के लिए? नहीं। इन्वेस्टमेंट किसने किया हुआ है? वो तो आप जो भी कंपनी रहेगी आपने पैसा दिया। आप सुविधा किसके ले रहे हो? हवाई जहाज। बिजनेसमैन ये मेरे हिसाब से बिजनेसमैन ये जो होता है वो ये कहता है धंधा मेरा, प्रॉफिट मेरा, पैसा थारो। ये होता है, यही होता है बिजनेसमैन। और दूसरी चीज कि अगर बिजनेस चलाने के लिए सर अगर उसके पास 5,000 करोड़ होते तो बिजनेस क्यों कर रहा होता? मतलब वो आप समझिए कि नहीं। और दूसरी मुझे एक चीज समझ में आता है कि एक बात बताओ सर, अगर आपके पास एक छोटा मोटा बिजनेस ले लेते हैं, अगर 100 सिस्टम है आपके इसमें और 100 सिस्टम आपके खुद के हैं, तो एक्सपेंसेस क्या दिखाओगे? हाँ, वो आपका है ना। अच्छा, एक्सपेंसेस से ही तो माइनस किया जाता है, प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? अगर वो सारी चीजें अगर उसमें दिखा देंगे कि सब खुद का है, तो हर महीने टैक्स ही पे करते रह जाएगी, वो एक्सपेंसेस कहाँ से दिखाएगी? तो वो तो कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि भाई आपको जो भी चाहिए, इससे ज्यादा मैं खरीद सकता हूँ, पर मैं क्यों खरीदूँ? मुझे हर महीने के एक्सपेंसेस भी तो दिखाने हैं कि इसका इतना रेंट दे रहा हूँ, इसका इतना ये कर रहा हूँ। तो लोन सब नॉर्मल प्रोसीजर हो गया है। एक्चुअली क्या, लोन को हम लोगों ने ना बहुत गलत समझ रखा है, मिडिल क्लास फैमिली हम लोग, क्योंकि उसमें ना गलत तरीके से लोन लेते हैं। एक तो हम लोगों ने ये है और यहाँ पे लोन ले लेते हैं, तो हमेशा उस पर दबे रहते हैं और उसको मैनेजमेंट सही आता नहीं है। सर मेन जो सारे अपने डिस्कशन का पॉइंट जो आंसर है वो ये है, कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन और आप एक हैं एक पर्सन तो लोन लेने के पहले सोच लें। ठीक है, उस पर हम लोग डिटेल में कभी करेंगे कि लोन से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है, तो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये सब समझ में आ गया मेरे ख्याल से। डेप्ट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। और आज के बाद डेप्ट के बारे में जब भी हो तो समझ जाना, डेप्ट मतलब लोन है। डेप्ट फ्री चाहता हूँ मैं, डेप्ट फ्री होना चाहता हूँ मैं, लोन फ्री होना चाहता हूँ, तो डेप्ट मतलब लोन होता है। आपको अगर लोन कभी लगो तो इंटरेस्ट तो लगेगा। ठीक है सर, आप भी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आज लेकर आइए चैनल पे। देखेंगे अगर पूरा ना तो वो कर ही देंगे, मुझे लगता है देखेंगे पूरा तो कर ही देंगे। तो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, अब हमें लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि जहाँ पे ना हम एक्चुअल चीज़ें जो हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सेगमेंट है ना, जैसे सेगमेंट हमने ओरली बताया था कि पॉइंट वाइज बताया था कि कैश होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, MCX NCDS करेंसी सब कुछ बताया, ओवरव्यू कर किया था सर, ओवरव्यू बताया था। अब टाइम आ गया है दोस्तों कि अब हम लोग ना थोड़ा सीरीज के साथ स्टार्ट करें। जैसे कि कैश सेगमेंट है
तो कैश सेगमेंट से ही स्टार्ट कर देते हैं कि कैश मार्केट के बारे में कैसे, और ये भी हमें बताना पड़ेगा, हम ये भी आपको बताएंगे कि कैश सेगमेंट कहाँ से सर्च करते हैं, उसमें मेजर चीजें क्या देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। ओके सर, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम स्क्रीन पे ना जाते हुए अभी हम नॉर्मली बात करते हैं कि कैश सेगमेंट से हम क्या समझते हैं और क्या होता है ये चीजें। सर देखिए, सब बेसिक जो स्टॉक मार्केट का बेसिक है, हाँ। मतलब फ्यूचर, ऑप्शंस, और हम तो नॉर्मली होता क्या है कि आजकल लोग ट्रेंडिंग में क्या चला गया है, ऑप्शंस में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है। फ्यूचर तो बड़े मार्जिन वाले लोग फ्यूचर पे भी जा रहे हैं जो ट्रेडर हैं। नॉर्मल सा इनिशियल मार्जिन लोगों के पास होता है, छोटे ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर है, छोटे कह सकते हैं अपन के पास। ऑप्शंस मानिए आप 50 रुपए में ट्रेड हो जाता है, बिल्कुल, जिसका 5,000 है, 10,000 है, वो भी छोटा अमाउंट है, वो भी ऑप्शंस में चला जा रहा है। एक्सपायरी के दिन में वो 5 रुपए 25 पैसे 5 पैसे भी आ जाता है, उस टाइम भी कर सकता है। पर इन सभी का जो रेट है डिफाइन करने का जो बेस है, जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो होता है कैश। सब कुछ कैश पे ही डिपेंड करता है। फ्यूचर के प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैश से हो रहा है, ऑप्शंस के प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं वो कैश से हो रहा है। एक्चुअली जो वैल्यू है वो कैश मार्केट की है। मतलब आज के डेट में अगर हम समझ रहे हैं, आज पूरे क्लास देखना, पूरी वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट वाइज बात बोलूं तो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारे लोग, जहां तक कि इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट नाम ही अगर आ गया ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे वो आप खुद हो या मैं हूं या आपको कोई भी हो, वो सभी लोग कैश मार्केट में ही करते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कैश मार्केट में हो सकता है। उसके रीजन भी पता चलेगा आपको कि कैश मार्केट में ही क्यों होता है, फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि उनको फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं ना, तो वो एक तरह से एक सट्टा हो गया, अलग लेवल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय का काम है, 2 महीने 3 महीने 1 महीने नहीं कर सकते, आप बाहर हो जाओ या वो खुद बाहर हो जाए। एग्जैक्टली। तो कैश सेगमेंट हो या फिर कैश सेगमेंट को एक और नाम बोला जाता है इक्विटी। कोई अगर बोलता है मैं इक्विटी में करता हूँ, कोई बोलता है शेयर में करता हूँ, कोई बोलता है कैश में करता हूँ, वो तीनों चीजें एक ही है। आप ये समझ लेना कि इसी में, और सबसे सुरक्षित एज पर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कैश सेगमेंट ही। अगर आप अभी न्यूज देख रहे होंगे ना, आप लोग ये न्यूज अगर देखते होंगे सर, तो अभी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आने वाले हैं। वो किस में आने वाले? ऑप्शन में। हाँ सर, कैश में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैश में एक्चुअली ऑप्शंस का वॉल्यूम ना लोगों ने सट्टा समझ लिया है। ऑप्शंस का वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब मानिए एक्सपायरी पे तो ये हालात हो गए हैं बैंक निफ्टी के 4-4, 8-8, 200 गुना वॉल्यूम पहुंच रहा है। मतलब एक्सपायरी आ रही है 12 बजे तक, तो आखिरी के 3 घंटे में इतना खतरनाक वॉल्यूम। मतलब लोगों ने मेंटेलिटी बना लिया है 3,000 ही तो है, आएगा या जाएगा। कॉल चल रही है सर, हीरो टू जीरो कॉल, मतलब या जाएगा या हीरो। तो ट्रेंडिंग में पता नहीं क्या, एक तो एकदम सुरूर बना दिया है हीरो जीरो वाला चीजें करके। सर ये देखो, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आपको सेफ इन साइड में एक इन्वेस्टर बनना है, अच्छे तरीके से मार्केट को समझना है और लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो मुझे लगता है आप कैश सेगमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। और कैश सेगमेंट में ही आप ज्यादा चीजें काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। बाकी अगर आपको चीजें रिस्क लेनी करनी है तो रिस्क तो आप किसी चीज में ले सकते हैं, उसके हम कोई रिकमेंड नहीं करते। तो सर कैश सेगमेंट में सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें, तो जिसको हम लोग बात करते हैं ना कि सर आप लोग को, अगर मैं बात करूं इनसे कि अगर कैश सेगमेंट बात करूं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी कंपनी के, कोई भी कंपनी अगर XYZ कंपनी है, उसके अगर आपने शेयर खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो आप उस कंपनी के क्या कहलाते हो? शेयर होल्डर, ऑनर हो गए। जैसे कि हमने एक बार डिटेल में बात की थी कि आप ऑनर कैसे बन सकते हैं, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, वो अलग हमने बात की थी। पर इक्विटी शेयर ही यही वो शेयर है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम स्क्रीन पे दिखाएं? हाँ सर बिल्कुल, स्क्रीन पे दिखाएं। बिल्कुल पूरा ओवरऑल पूरा बिल्कुल सर। NSE अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग एक चीज बताएंगे, जो कि आप लोग NSE के साइड पे जो सबसे ऑथेंटिक है, सबसे मेन चीज है, जहां पे आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं, वो होता है NSE इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो वेबसाइट होती है, इसमें डिटेल में सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन लॉगिन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि कैसे वहां पे सर्च किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो वो एक बार मैं कर लेता हूँ। ठीक है सर, रेडी सर, आ चुके हैं अपन NSE इंडिया। ये NSEindia.com www.nseindia.com। अच्छा, ये नॉर्मल है, ज्यादातर लोग जानते होंगे, तो उनको लग रहा हो कि यार ये क्या ही चीजें हो रहा है। तो हम कोई बात नहीं, जिनको जानते हैं उनको रहने देते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी देख लें, जो जानते हैं ना वो भी देख लें। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई चीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू इसमें बता देता हूँ कि NSE इंडिया में
कैसे क्या होता है, कहाँ से सर्च किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है सर्च बाय कंपनी नेम या फिर सिंबल और कीवर्ड, आप किसी भी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। आप कंपनी के नेम से डाल सकते हैं, सिंबल डालते हैं, एक सेकंड आपको सारी चीज़ हो सकता है। इसमें एक और चीज़ जो सर एक और इसमें ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम हॉलीडे की बात करते हैं कि अभी हॉलीडे है नहीं है, कुछ लोगों को तो न्यूज़ से पता चलता है हॉलीडे आ गया है। आप देख सकते हो हॉलीडे कब है कब नहीं है, सिंपल NSE कैलेंडर है पूरा, है ना। आपको सिंपल, आपको देखिए ये चेंज हो गया चीजें, ऊपर में दिख रहा होगा सबसे पहले ऑप्शन चेंज दिख रहा होगा, लिस्टिंग दिख रहा होगा, IPO दिख रहा होगा, सर्कुलर दिख रहा होगा, डेली रिपोर्ट दिख रहा होगा, और ये है हॉलीडेज। हॉलीडे में आप क्लिक कीजिए। जैसे आप हॉलीडे में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हॉलीडे इस मंथ का, इस ईयर का जितना भी होने वाला है ना, वो सारी यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले 22 जून 2024 का दिखा रहा है, मंडे का दिन में स्पेशल हॉलीडे दिखा रहा है। अच्छा, किस चीज़ के लिए हॉलीडे, वो सारी चीज़ दिखाएगा। 26 जनवरी का जब था फरवरी में, तो जनवरी में उस टाइम ये फ्राइडे के दिन में आया था और ये रिपब्लिक डे था। उस तरीके से अभी अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हॉलीडे कौन सा आने वाला है, वो नेक्स्ट हॉलीडे अभी जैसे, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई में अभी कौन सा जुलाई में एक ही था सर, मुहर्रम था 17 तारीख को सर। जुलाई में एक ही था, 17 तारीख को, 17 को जुलाई था वो हॉलीडे यहाँ पे आपको निकल गया। जो मुहर्रम था उस दिन का छुट्टी था। उसके बाद 15 अगस्त को हमको सभी पता है इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन छुट्टी रहेगी। तो अगस्त में एक छुट्टी है। उसके बाद अक्टूबर में जाएंगे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, उस दिन हमारा छुट्टी रहेगी। फिर नवंबर में है दिवाली का, फिर नवंबर में 2 छुट्टियां हैं, फिर दिसंबर में। तो ये जो आप छुट्टियां देख रहे हैं, जो भी लोग देखते हैं, आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं हॉलीडे। और यहाँ पे जो भी हॉलीडे लिखा हुआ रहेगा वो कंपलसरी वो रहेगा ही। आपको जो भी अगर चेंज भी होता है ना तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो मतलब अभी आपको ना सोशल मीडिया सर्च करने की जरूरत नहीं कि हॉलीडे कब आ रहा है, गूगल पे सर्च करना, आप डायरेक्ट NSE साइट पर देख सकते हो। तो अब हम लोग डायरेक्टली सीधा आते हैं यहाँ पे सर्च करने के लिए। सर्च बार जो यहाँ पे दिख रहा है, सर्च बाय कंपनी नेम और सिंबल या फिर कीवर्ड, आप किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हो। तो सिंपल अभी हम कोई भी कंपनी, कौन सा कंपनी सर्च करें सर? सर ये जानी मानी कंपनी सर्च करते हैं जो US नॉर्मल है। टाटा आप ले सकते हो, रिलायंस की, एयरटेल ले सकते हैं, एयरटेल ले लो, रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, कोई से भी ले लो। अभी हम जैसे कौन सा रिलायंस का ले लेते हैं सर, ठीक है। अब रिलायंस यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे रिलायंस, तो जैसे आप लिख के आप छोड़ दीजिए तो नीचे में देखिए यहाँ पे आएगा, अब पूरी कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और ये इक्विटी है, तो इन इक्विटी लिखा हुआ है पहला। और इसको अगर आप गौर करेंगे तो राइट साइड में रिलायंस के लिखा हुआ कैप्स लॉक में, कैपिटल लेटर में रिलायंस लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये तो पूरा कंपनी नाम हो गया। और शॉर्ट नाम में अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ये बता रहा था, जो लिखने के लिए बोलता है ना कि सर्च बाय नेम, तो आप यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लिख सकते हो। और जो सिंबल है ना, इसका सिंबल है वो रिलायंस जो लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है। अगर आपके पास कोई ऐप है जो आप किसी भी तरह का ब्रोकिंग फॉर्म का ऐप है, डीमेट वाला, उसमें आप केवल रिलायंस लिखेंगे कैप्स लॉक में, अगर ये वाला, तो यहाँ पर रिलायंस का आ जाएगा। और ये इक्विटी है, हमने बताया आपको, अभी स्टार्ट किया था, हमने बताया था कि ये इक्विटी के बारे में है, कैश के बारे में। तो इक्विटी बोलो या कैश बोलो बराबर है। तो हम लोग इक्विटी है तो उस पर क्लिक कर दिया, ये इक्विटी यहाँ पे खुल गया। अब क्या क्या मेजर चीज़ें देखने को मिल रहा है वो आप समझना, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे इक्विटी के नीचे में यहाँ पर रेट आ रहा है 3038.25। ये सब क्या है, इससे क्या समझ? ये करंट प्राइस है सर, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, लास्ट ट्रेड, आज लास्ट ट्रेड की लास्ट क्लोजिंग प्राइस, इसको नहीं कह सकते हैं, पर लास्ट ट्रेड प्राइस जो है, लास्ट ट्रेड प्राइस ये है। अब इसको किस किस तरीके से देखना है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज की हम ये समझ में आता है कि आज जो लास्ट ट्रेड हुआ होगा वो 3038 रुपये 25 पैसे पे हुआ होगा, ये लास्ट ट्रेड। दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं सर इसको ऐसे दूसरे वे में, कि अगर कोई बात बोले कि रिलायंस का एक शेयर का वैल्यू क्या है, एक शेयर का वैल्यू, तो वो एक शेयर की वैल्यू यही है। अगर आप रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, कंपनी का आप ऑनरशिप लेना चाहते हैं, आप ऑनर बनना चाहते हैं, तो अगर आपके जेब में, आपके डीमेट में 3038 रुपये 25 पैसे अगर है, तो राइट ना अभी आप इसको बाय करके मार्केट आवर्स अगर आपको चल रहा है, मार्केट आवर्स में अगर आप है तो 3038 रुपये 25 पैसे आपके डीमेट में है, तो आप इसको बाय करेंगे तो एक शेयर आपके पास बाय हो जाएगा। मतलब आप चाहे एक लें, 1000 लें, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल ले लें, आप कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। तो पहला चीज तो हमें देखने को यहाँ पे इस प्राइस से ये समझ में आया कि ये एक शेयर का प्राइस है। दूसरी चीज, ये ग्रीन में आ रहा है, इसको हम क्या समझेंगे सर? इसका मतलब ये है कि आज मार्केट ये शेयर 20 रुपए प्लस है, 20 रुपये 20 पैसे, मतलब 20 रुपये 20 पैसे की अगर बात करें, रुपये में बात कर रहा हूँ, याद रखना,
परसेंट में बात नहीं कर रहे, रुपए में बात कर रहा हूँ। तो आज ये मार्केट 20 रुपया 20 पैसे ऊपर गया है। जब भी ये डाउन जाएगा तो ये रेड में दिखाएगा और उसमें रुपीस भी दिखाएगा कितने रुपीस डाउन गया है, और अगर ये ग्रीन में दिखा रहा है तो मतलब ये प्लस में गया है। अच्छा, परसेंट में हम बात करें तो 0.67% है जो ये ऊपर गया अप के तरफ, बुलिश में, बुलिश बोलते हैं। हाँ, चीजें हम लोग मार्केट टर्म्स का भी एक बार हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे उसके अलग से वीडियो बनाएंगे सर, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो ये ऊपर गया, इतना समझ लीजिए, बुलिश है ये। सेकंड, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस क्लोज सर, ये जो 20 रुपए 20 पैसे है, ये 20 रुपए 20 पैसे आया कहाँ से? ये जो प्रीवियस लास्ट डे का ये क्लोजिंग प्राइस है, यही तो बताना सर। हाँ, ये अभी लास्ट में हम बताएंगे। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट में बताएंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मिस्टेक है ये। हाँ, ये जो परसेंट जोड़ने में ओपनिंग प्राइस से प्लस माइनस है, कुछ को लगता है लो और हाई के बीच का डिफरेंस है। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग जिनको लगता है ना कि आप बहुत अच्छे जानते हो, उनको भी कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों को होता है, जिनको नहीं पता होता है कि एक्चुअली में ये परसेंट कैसे काउंट होता है और ये रुपीस जो बढ़ता है वो कैसे, क्योंकि आप कैलकुलेट कभी जनरली करते होंगे, जैसे सर ने बताया ना, आप हमेशा गलत करते होंगे, गलत हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कैलकुलेट करते हैं, वो मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ। दूसरी चीज हम लोग बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। दूसरा है प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज का मतलब होता है पिछले दिन, जब भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था। प्रीवियस डे मतलब आपका ये अगर कल सैटरडे संडे था तो फ्राइडे के दिन में जो भी क्लोज हुआ था, क्लोजिंग रेट, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग रेट। वो क्लोजिंग रेट क्या है? 3018 रुपया 5 पैसे, ये था क्लोजिंग रेट। प्रीवियस मतलब क्लोज हुआ था यहाँ पे। और आज के डेट में अगर बात करें तो आज ये ओपन कितने से हुआ था? 3023 रुपये 90 पैसा। आज इस रुपये से, इतने रुपये से आज ये ओपन हुआ है, ठीक है। और आज के पूरे दिन में अगर, क्योंकि ये अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये क्लोजिंग टाइम पे बना रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये क्लोजिंग का टाइम दिखा रहा है। तो आज ये क्लोजिंग टाइम पे, आज अगर ये पूरे दिन में जितना हाई गया है, वो हाई कितने गया? 3055 रुपये तक का हाई गया है। उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं कि लो कितना गया, अगर आज लो गया होगा तो वो लो ये गया है 3023 रुपये 55 पैसे, ये लो गया था। अब एक और चीज आता है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट ये आज का रेट, हाँ आज का क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट गाइस आप लोग बताया था मैंने आप लोगों को कि मार्केट क्लोज कब होता है? 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है एक्सचेंज को इस चीज को देखने में, और 2-3 मिनट के बाद वो क्लोजिंग रेट दे देते हैं। अब जो सर ने बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये जो परसेंट है या फिर ये जो रुपीस है जिसको हम देख रहे हैं कि 20 रुपये प्लस में 20 रुपये माइनस में, वो हम कैसे तय करते हैं? सर वो तय ऐसे करते हैं, उसका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे का जो भी क्लोजिंग प्राइस है, उस प्राइस से ही आप हाई और लो का देखना। जैसे प्रीवियस डे का क्लोज कितने हैं? 3000 रुपया 18 पैसे 5 पैसे, ये क्लोज हुआ था, ये यहाँ पे दिख रहा है, इतने में क्लोज हुआ था। तो जो कैलकुलेट हाई और लो का देखेंगे 3018 रुपये से जितना भी एक अगर 2 रुपये ऊपर गया तो हम मान के यहाँ पे तुरंत आ जाएगा, यहाँ पे रेट आएगा कि 2 रुपये अभी प्लस चल रहा है। फिर अगर सपोज कि 5 रुपये नीचे चला गया तो यहाँ पे दिखाएगा कि -3 रुपये माइनस दिखा रहा है। तो मतलब जो बेसिकली जो रेट है ना, जिससे ऊपर या नीचे देखेंगे, वो किस रेट पे देखेंगे? प्रीवियस क्लोजिंग रेट से। अगर प्रीवियस क्लोजिंग रेट अगर आपको नहीं पता, अगर आप आज का ओपन से, जनरली गलती क्या करते हैं सर, आज का ओपन देखते हैं, ओपन इतने से हुआ था, यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, इसमें अब वही होता है, उसको कैलकुलेशन होता ही नहीं उनको। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना कि जब भी आपको कैलकुलेट करना है कि कितना ऊपर या कितना नीचे गया है, तो आपको कौन सा रेट देखना पड़ेगा? प्रीवियस क्लोजिंग का। वो रेट अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेट एक पॉइंट आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना अभी ऊपर चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है। ये तो हो गया आपका रेट, जहां पे आपको देखना होता है। अब इसी को अगर आप नीचे आते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्लोजिंग सेशन में इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो क्लोजिंग सेशन में हो रही है। बट कोई सर ये एक चीज रह गया, मतलब VWAP, ये क्लोज जो है, क्लोज के बाद एक और यूजर, हाँ ये होता सर, ये ना वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस रहता है। इसमें क्या होता है कि जो दिन भर की जो ट्रेडिंग हुई है, बिल्कुल नंबर ऑफ ट्रेड्स और उसका जो वॉल्यूम निकला है, उसकी उनके बेसिस पर उनकी एवरेज प्राइस क्या है, शेयर एवरेज प्राइस क्या है। हाँ, तो वो ये कई बार क्लोजिंग अभी जो ट्रेडिंग है इससे मतलब मैच कर रही है, मैच कई बार नहीं करती है, कई बार नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि हो सकता है ये जैसे ओपनिंग लो इसका आ रहा है 3023 रुपए का, हाई आ रहा है 3055 का, हो सकता है मैक्सिमम जो ट्रेड हुए हों 3040 पे हुए हों या 3055 पे हुए हों।
तो उस कंडीशन में ये ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे हो हाँ, सकता है। ये एवरेज पॉइंट में अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो ये 25 पैसा है आज का जो करंट मार्केट प्राइस हाँ, 25 पैसा है, और ये देखेंगे 42 पैसा है। तो लगभग एवरेज वही हुआ है, मतलब हाँ, कुछ ट्रेडिंग इसकी नीचे हुई होंगी, कुछ ऊपर, तो ये एवरेज प्राइस है। इसलिए लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब ये VWAP क्या है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है, आपने बता दिया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सभी को। ऑर्डर बुक में सर यहाँ पे ये दिखाता है कि जितने टॉप 5 बायर्स रहते हैं उसकी 2 चीजें दिखाती है सर। 2 आप लोग अगर आप देखेंगे ये लाइव मार्केट में, अभी लाइव मार्केट में इसीलिए आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पे डेटा। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी दिखाएगा, ये जो क्वांटिटी है, और दूसरा बीट दिखाएगा किस किस रेट पे बीट लगा है। तो क्या होता है, जो ये बीट ट्रेड नहीं हुआ है ये रेट दिखाता है कि टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर, जो टॉप 5 बायर्स हैं जो लगा के रखते हैं ना, जो मार्केट ऑर्डर से नहीं, ये लिमिट ऑर्डर से, कि मैं इस रेट से बाय करना, इस रेट से बाय करना। तो सबसे नियर में जो मार्केट करंट मार्केट चल रहा है उसके सबसे नियर जो रहेगा ना, वहां से टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर का, टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर का जो रेट होता है ना वो यहाँ पे शो करता है। वैसे तो बहुत सारे रहते हैं पर सबको दिखा नहीं सकता एक साथ, तो टॉप 5 वाले जो रहते हैं उसको दिखाते हैं। अच्छा, कई बार यहाँ पे इससे हम एक रिसर्च का अंदाजा हो जाता है कि अगर बायर साइड में ज़्यादा क्वांटिटी आ रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और सेलर साइड में कम आ रहा है, तो सेम चीज़ जो हमने पढ़ी है कि डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, डिमांड सप्लाई का यहीं से देखते हैं सर। यहाँ से आप देख सकते हो डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड अभी आप सपोज बहुत ज़्यादा है, सपोज 4 डिमांड मतलब हो गया बायर साइड और सप्लाई मतलब हो गया सेलर साइड। तो बायर साइड अगर सपोज कि 5 लाख दिखा रहा है और सेलर साइड दिखा रहा है 3 लाख, तो मतलब ये सीधी सी बात है कि डिमांड ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं, बट आप एक एज्यूम कर सकते हो। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है कि हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मल्टीपल फॉर्मूले से मल्टीपल तरीके हैं, चीजें हैं, सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि बायर ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। कंपलसरी नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हो, एक संभावना लगा सकते हो कि डिमांड ज्यादा है तो ऊपर जा सकती है। अगर यही चीजें सप्लायर ज्यादा है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट डाउन जा सकता है ना। सर एक और चीज है यहाँ पे, ट्रेड इंफॉर्मेशन। ये पूरे डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, पर एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बात की जो ट्रेड वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ट्रेड इंफॉर्मेशन में यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना, ये लैक्स में बताया, 37.69 लैक्स का वॉल्यूम हुआ था। उसका ट्रेड वैल्यू है, वॉल्यूम अलग है सर, वैल्यू अलग है, ये करोड़ में है। अब ये यहाँ पे 1145.26 इसका करोड़ का है। टोटल मार्केट कैपिटल जो उसके होते हैं, वो टोटल इस रिलायंस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल ये वैल्यू दिखा रहा है, इतने वैल्यू का है। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो कितना, अब ये फ्री फ्लोट क्या होता है, मार्केट टोटल मार्केट कैप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिक चीजें, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। इसके इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, परसेंट ऑफ डिलीवरी, इसमें डिलीवरेबल यहाँ पे या ट्रेड क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, एप्लीकेबल मार्जिन रेट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू सर आपने बता रखा है? फेस वैल्यू बता रखा है ना सर। अगर आपने नहीं, जिस शेयर प्राइस पे, जिस पे शेयर्स इशू किए जाते हैं, इशू किया है तो बेसिकली वो नॉर्मली शेयर क्या प्रीमियम पे इशू होते हैं, हाँ। मतलब उनकी फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए नॉर्मल होती है सर। किसी शेयर्स में 1 रुपए वैल्यू हो जाती है, हाँ। 10 रुपए वाले के पास स्प्लिट करने का ऑप्शन है। मतलब अभी रिलायंस की फेस वैल्यू से वो 10 रुपए है, हाँ। मतलब वो बोनस इशू कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है शेयर, एक के 10 कर सकते हैं शेयर, हाँ, कर सकते हैं। और कुछ शेयर्स होते हैं जिनकी वैल्यू भी 1 रुपए चल रही है। अब वो पैसे में तो मेरे ख्याल से अब नहीं लेके आते हैं, मतलब 1 रुपए। तो ये फेस वैल्यू का है, तो जितनी फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपए होती है सर वो बेस्ट है। मतलब इन फ्यूचर में ऑप्शंस भी है, चीजें, तो ये सारी चीजें रहती है। अब इसके बाद आते हैं प्राइस इंफॉर्मेशन, ये तो हुआ ट्रेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड होता है प्राइस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इतने डिटेल में कोई देखता नहीं है, अब ये देखना चाहिए क्योंकि आप लोग इससे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। सबसे प्राइस इंफॉर्मेशन में सबसे पहला चीज है वो क्या दिखाता है, 52 वीक। 52 वीक मतलब एक साल में कितने होते हैं, 52 वीक होते हैं। एक साल में जो ये हाई गया था वो कितना हाई गया था और किस दिन गया था वो भी आपको पता चलेगा। 52 वीक में 3217 रुपये 60 पैसे का ये हाई लगाया था, और ये कब लगाया था, 8 जुलाई 2024। मतलब कि अभी इसी मंथ में 8 जुलाई को ये सबसे हाई गया था। कब से, जीवन काल में नहीं, एक साल में। एक साल में ये कहाँ आज अपन बैठे हैं, यहाँ से 365 यहाँ से 365 दिन का बैक, मतलब बैक में
एक साल का मतलब जुलाई से मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर नहीं है। हाँ। हम जब ये सीट देख रहे हैं, सपोज आज मैं देख रहा हूँ सर, आज से 365 डेज, इससे प्रीवियस 365 डेज में। तो यहाँ पे ये सबसे टॉप हाई जो लगाया था वो 3,270.60 जो कि 8 जुलाई को था। और दूसरा वही चीज अगर मैं देखूं तो ये 52 वीक का लो जो दिखा रहा है वो 26 अक्टूबर 2023 में दिखा रहा है, वो कितना था 2,220 रुपये। मतलब बीच का आप देख लो कितना गैप हुआ एक साल के अंदर। तो जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट क्या होगा फ्यूचर में, क्या आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट देख लो कितना हायर लो एक साल के अंदर अंदर ये हो जा रहा है। 50% रिटर्न है सर, रिटर्न हो रहा है सीधा 5 लाख के 7.5-8 लाख रुपए हो रहे हैं। हाँ, मतलब सीधा अगर आप कोई वीक में अगर अक्टूबर के टाइम पे अगर किसी ने बाय करके होल्ड किया हो तो सीधे देख लो आप कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये सीखने मिलेगा। अपर बैंड कितना है, लोअर बैंड के अगेन ये सर बहुत ये टेक्निकल में सर ये आएगा। ये टेक्निकल में प्राइस बैंड हो गया, डेली वोलेटिलिटी कितना हो गया ये होता है, एनुअलाइज होता है वैल्यूटिलिटी कितना होता है, और ये टिक साइज ये सर एक थोड़ा सा अभी बता दे क्या या फिर बाद में बताएं इसको? सर टेक्निकली पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से तब बताना चाहिए, बाकी आप जैसा आप कहें। नहीं, मुझे लगता है ना कि ये ठीक है, ये सब चीजें टेक्निकल ने एक बार लाएंगे उसी टाइम में डिस्कस करेंगे। तो ये टिक साइज का है, उसके बाद स्टेटस में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ये पहला हो गया ट्रेड इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन, तीसरा होगी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में क्या होगा, स्टेटस, ये लिस्टेड है। लिस्टिंग का मतलब दोस्तों, लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्टर्ड है एनएससी में, क्योंकि एनएससी के साइट पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस रजिस्टर्ड हो गए, बट ये लिखा हुआ भी है कि स्टेटस क्या है इसका, रजिस्टर्ड है, ये मतलब लिस्टेड है। अब इसका ट्रेडिंग स्टेटस में एक्टिव है, ये चल रहा है। अब डेट ऑफ लिस्टिंग दोस्तों, ये कब लिस्टिंग हुई थी ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 29 नवंबर 1995, ये उस दिन यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। आज अभी बहुत साल हो गए तो इसको लिस्टिंग यहाँ पे एडजस्टेड पी, अगेन ये आ गया टेक्निकल चीजें जिसमें हम ये रेशियो बताएंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, बहुत सारी चीजें होती है। सिंबल पी, अब ये इंडेक्स, अब दोस्तों ये निफ्टी 50 लिखा हुआ, मतलब ये इंडेक्स जो निफ्टी की बात करते हैं ना उसमें ये रिलायंस कंपनी आती है, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बेसिक इंडस्ट्री है, किस तरह की इंडस्ट्री है ये, रिलायंस कंपनी वो क्या काम करती है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, वो भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग का काम करती है यहाँ पे। तो ये जो भी कंपनी अभी तक आप लोग जो दूसरों को देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो ट्रेड इंफॉर्मेशन हो गई, ये पूरा ट्रेड इंफॉर्मेशन की बात करें। उसी तरह से यहाँ पे हिस्टोरिक डाटा भी उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेटा है यहाँ पे। अब सर ये डिटेल में अगर हम बताऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा सर ये, क्योंकि अभी हम बता नहीं सकते उतना। ये प्री ओपन कितना हुआ था, ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है सर। टेक्निकल जब कोर्स टेक्निकल में जब आप लोग बैच स्टार्ट करेंगे टेक्निकल का, वो उसमें डिटेल में सारी चीजें करेंगे। तो सर मेरे ख्याल से ये इक्विटी है। साउंड भी अब थोड़ा नोजिंग बाहर से आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे अब चाहेंगे कि इसको अब थोड़ा एंड करें। इक्विटी यही है, यहाँ से आप कोई भी सिंबल किसी भी तरीके का, ये जो सर एनएससी सर वेबसाइट देखना समझना बहुत जरूरी है। मतलब सर एनएससी को अगर मैं हम लोग एक सेशन क्यों ना रखें एनएससी का, जिसमें पूरे एनएससी को एक बार कर सकते हैं सर अपन, बिल्कुल। तो हम लोग एक बार एनएससी का वेबसाइट पे करेंगे जिसमें पूरा विजिट करेंगे एनएससी में क्या क्या चीजें हैं, और विजिट ही नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे कहाँ पे हमें मेन चीज देखना होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।